ओके, चलिए फिर अब शो की शुरुआत करेंगे और शो में श्रेया विरोर में रहेंगे आपके साथ और बात करेंगे मार्केट की। सारे के सारे जो टेक्सचर हैं मार्केट के उनकी बात होगी। बहुत कुछ शो में हम डिस्कस करेंगे। आज सुबह हमने चर्चा भी की थी कि आज शायद थोड़ी सी डिफेंस में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले और वहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग करिएगा। ये बात भी हुई थी, इस पर भी बात करेंगे। बहुत कुछ है मार्केट में डिस्कस करने को। थोड़ा सा कूल ऑफ हुए हैं हम हाइस से, लेकिन ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। वीरू, गुड आफ्टरनून। ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, क्योंकि अब मार्केट में एक बड़ा गैप अप हुआ। उसके बाद इंटरडे में भी मार्केट ने करीब 12, साढ़े 12, 1 बजे तक अच्छी खासी तेज़ी दिखाई। उसके बाद हम थोड़ा सा कूल ऑफ होना शुरू हुए। स्टेटमेंट्स आई, आई थिंक कुछ इजराइल की तरफ से, उस पर मार्केट ने रिएक्ट करा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको एज बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए आपको। आज रात को आई थिंक क्लियर हो जाएगा जब यूएस मार्केट भी ट्रेड करेंगी। आई थिंक यूएस फ्यूचर्स में अभी भी ठीक ठाक तेज़ी है। एक बार अगर डाउ फ्यूचर्स का आंकड़ा देख लेते हैं, वहाँ पर भी ठीक ठाक आपको तेज़ी दिखाई देगी। दिखा दीजिए जरा एक बार 300 पॉइंट ऊपर। तो खैर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन अभी शो में आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल सही बात किया आपने। हाई साइड से थोड़ा फिसला बाजार, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की ही बात करें, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अभी भी इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहा है। खरीदारी अभी भी बरकरार है और ब्रेथ अगर आप देखें तो वो भी अच्छी ही नज़र आ रही है। हायर साइड पर ही नज़र आ रही है। खरीद चढ़ने वालों की संख्या देखिए अभी भी 1904 और गिरने वालों की संख्या 716 के लेवल पर है। लेकिन जो कि आप भी मेंशन कर रहे थे कि सीज़ फायर ऐलान होने के बाद भी थोड़ा तनातनी का माहौल रहेगा, अब जैसा कि हमने भारत पाकिस्तान के केस में भी देखा था। लेकिन ऐसे मूड माहौल में आपने अभी थोड़ा बताया कि इस गिरावट को एज अ डिप, एज अ खरीदारी का मौका भी आप देख सकते हैं। तो अब इन लेवल्स पे फिर से खरीदारी करनी चाहिए? क्या टेक्सचर लग रहे हैं बाजार को? अब क्या अप्रोच रखेंगे? क्या स्ट्रैटेजी मार्केट पे अपनाएं? देखिए श्रेया, पता है क्या होता है, अब एक बड़ा मूव आ गया। हमने तो खैर कल लॉन्ग की बात की थी, आज सुबह बात हुई थी कि आपकी जितनी श्रद्धा हो, जितना प्रॉफिट आपको चाहिए, उसके बाद स्क्रीन आपको मौका देगी उसको बुक करने का। फ्रेश भी अगर आपने बाय किया होगा सुबह, तो आपको एक बार के लिए तो दिन में प्रॉफिट बना होगा। उसके बाद हाँ ठीक है, थोड़ा सा हम हायर लेवल से कूल ऑफ ज़रूर हुए हैं। 24,950 के ऊपर जब तक हम हैं और 25,000 के ऊपर अगर हम बंद दे रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। और ये सीज़ फायर जब भी होता है, देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल क्रूड है। अगर वाकई में सीज़ फायर का बड़ा वायोलेशन हुआ होता तो क्रूड अब तक $75 पहुंच चुका होता। अभी भी हम $70 के नीचे ही काम कर रहे हैं क्रूड पर। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सुबह हम 68 पर आ गए थे एक बार के लिए, वो ठीक है। वो तो जैसे कहते हैं ना, बाल की खाल उधेड़ने वाली बात है। तो उसमें इतना कोई, मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है यहाँ पर। और ये सब चीज़ें होती रहेंगी मार्केट में बीच बीच में। लेकिन बड़ी चीज़ क्या है? बड़ी चीज़ ये है कि मार्केट अब एक तैयार है एक डोमेस्टिक यूज़ के ऊपर ही रिएक्ट करने को। बाय द वे, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये अब एक पैटर्न टाइप का बन गया है कि एक वॉर टाइप की होती है कि दो देशों के बीच में अमेरिका इंटरवीन करता है उसमें, या कहता है कि मैंने इंटरवीन किया, और उसके बाद 7-8 दिन तक वो मामला चलता है। मार्केट में बड़ी गिरावट आती है, लोगों के स्टॉप लॉसेस वगैरह ट्रिगर होते हैं, और उसके बाद समहाउ मार्केट घूम जाता है। ये अगर आप देखें तो मार्केट पैटर्न में सा एक है। पैटर्न सा बन गया है। तो ये पैटर्न को आपको ध्यान रखना होगा, और ये पैटर्न मुझे लग रहा है कि आगे भी कंटिन्यू करेगा। और जब तक ट्रम्प साहब है, शायद ये पैटर्न कंटिन्यू करे। आगे जाते हुए मुझे लग रहा है इस तरह से जियोपॉलिटिकल वरीज जो भी होंगे, उनकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस जो है वो कम होगी। देखिए, इस केस में इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि इस केस में हमारे एक मैक्रो पर डायरेक्ट इम्पैक्ट था, ब्रेंट क्रूड पर। पूरी 7-8 दिन में जो हमारी चर्चा हुई थी, हमारी 7-8 दिन पर चर्चा यही हुई थी कि इवेंचुअली हमारे लिए मैटर करता है क्रूड, क्योंकि हमने तो इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट में भी ज़्यादा नहीं गिरे, तो हम बाहर के कॉन्फ्लिक्ट पे क्यों इतना गिरने वाले थे। इन क्रूड क्रूड इस पूरे उबाल में भी 80 क्रॉस नहीं करेगा। अच्छा, कल तो क्या बात हो रही थी कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा, अब कोई इसकी बात ही नहीं कर रहा है। अब सब सीज़ फायर की बात कर रहे हैं। जी। और सीज़ फायर के बाद ये सब चीज़ें होंगी। इंडो पाकिस्तान सीज़ फायर के बाद भी थोड़ा सा ये सब मूव हुआ था। तो ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। आई थिंक अब आपको फोकस होना चाहिए डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड स्टॉक्स पर। अब आपका फोकस होना चाहिए मार्केट में हर डिप को बाय करने पर। जब तक आप 24,900 950 के ऊपर हैं, तब तक उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये मेरा व्यू रहेगा। चलिए अब वीरू को शो में जोड़ते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा एक व्यू लेते हैं। वीरू, बताइए, गुड आफ्टरनून। इंडिविजुअल स्टॉक्स में कहाँ गुड किस तरीके आफ्टरनून। के ओपन इंटरेस्ट मूव्स बन रहे हैं? गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, आज जो आपने बात कही वही कि 25,000, 24,950, जब तक ये लेवल सिक्योर है, कुछ स्टॉक्स जो कि आज थोड़ा सा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हैं, उसमें
मिड सेशन से लगभग 10 बजे के बाद पॉली कैप में बहुत स्ट्रांग मूव है, ऑप्शन एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है और रोलोवर्स की एक्टिविटी इसमें थोड़ी सी पिकअप कर रही है। तो पॉली कैप हालांकि हायर लेवल से भी टूटा है, आई मीन 45% रोलोवर, बट प्लेसमेंट थोड़ी ठीक लग रही है इसकी। 66-36। आज हुआ क्या है अनुज, इसने एक ब्रेकडाउन पॉइंट था 24 जनवरी का, उसको रीगेन किया इसने और इसने आज एक रेंज ब्रेकआउट दिया। तो नज़र रखिएगा इस पे और अच्छा पैटर्न। जून फ्यूचर्स पे 49,500 जो जून में कमिटेड था वो अभी भी है और जुलाई फ्यूचर्स में 4.5 लाख शेयर का बिल्डअप। तो अपने आप में ये स्टैट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग। दूसरा HDFC AMC ये लेके आइए जरा प्लीज। आज पूरे इस कैपिटल मार्केट थीम में मात्र एक ये स्टॉक ऐसा रहा जो मजबूत था, स्ट्रांग था। इसने एक रेंज ब्रेकआउट दिया था 13 जून के बाद के अब तक की सबसे हाईएस्ट लिमिटेड करा था। तो HDFC AMC यहाँ भी देखिए आप, जून फ्यूचर्स में भी 1.25 लाख का बिल्डअप, जुलाई फ्यूचर्स में 5 लाख का बिल्डअप। तो एक ये स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है यहाँ पे। और एक स्टॉक और रखूंगा ना जहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा परसिस्ट कर रहा है, थोड़ा कल PNB हाउसिंग फाइनेंस की बात हुई थी, आज आप LIC हाउसिंग फाइनेंस को देखिए 606 पे ट्रेड करता हुआ सारे एवरेजेस के ऊपर एक बार फिर से आके ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे करंट मंथ फ्यूचर्स में शॉर्ट कवर है और नेक्स्ट मंथ में 36 लाख शेयर्स का एडिशन है लॉन्ग साइड पे। तो नज़र रखिएगा इस पे। बट सारी बात वही है अनुज, 25,000 24,950 होल्ड करना चाहिए। बट अनुज हम हायर लेवल से 300 पॉइंट नीचे हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो 57,000 की ट्रैजेक्टरी से नीचे आए। बट मोर और लेस निफ्टी बैंक में कौन सी ट्रैजेक्टरी हम मेंटेन कर लें तो भी एक शांत एक्सपायरी की तरफ, एक डिसेंट एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे हम। बिल्कुल। आई थिंक देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है वीरू कि जो पिछला 1 घंटा है वो मार्केट के लिए ख़राब रहा है आई थिंक, और उसने थोड़ा सा जो मूड माहौल है वो बिगाड़ा जरूर है। आई थिंक करीब 12 12:30 बल्कि मैं तो कहूँगा 1 बजे तक वो हमारी जो सुबह की स्क्रिप्ट थी वो बिल्कुल एज इट इज़ प्ले हो रही थी और एक शानदार मोमेंटम था उसमें। बस उसमें ये जो बीच बीच में जो बयानबाजी आ गई जो इजराइल की तरफ से, ईरान की तरफ से, आई थिंक वो थोड़ा सा उसने थोड़ा सा मन खट्टा करा। लेकिन जो लेवल्स की बात की आपने, जैसे मैंने अभी कहा, मेंशन किया मैंने आपको, अराउंड 24,950 वो लेवल होगा, 24,900 950 के करीब वो लेवल होगा। अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव होना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए 24,800 850 कर सकते हैं। लेकिन अभी भी मेरा व्यू यही है कि इस वजह से अब ये जो मार्केट गिर रहा है ये कल या परसों आपको रियलाइज़ होगा वंस अगेन शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आया होगा, अनलेस मार्केट कंप्लीटली कोलैप्स हो जाए यहाँ से। अगर वो हो जाए, आप 24,800 के भी नीचे बंद हो जाएं, US फ्यूचर्स भी कोलैप्स हो जाएं, वो किसने देखा है? वो तो हम में से कोई कह नहीं सकता। पता चले कि ये सीज़ फायर टिका ही नहीं। वैसे US प्रेसिडेंट ने खुद लिखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ भी लिख देंगे। तो मान के चलिए कि ये थोड़ा बहुत जो है ना एबरेशन है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रेया, गुड आफ्टरनून। जी, एक सवाल मेरा, हालांकि कल भी जब मैंने आपसे ये पूछा था कि क्रूड थीम रिलेटेड स्टॉक्स को कैसे प्ले कर रहे हैं, आप एकदम सटीक एनालिसिस किया और आज वो देखने को भी मिला। आपने कहा था कि अगर क्रूड में थोड़ी नरमी आएगी तो HPCL, BPCL, IOC जैसे स्टॉक्स को आप रडार पर रखें तेज़ी। हालांकि ISI से थोड़ा फिसले आज भी। ऑयल इंडिया, ONGC स्टॉक से बाहर निकलने की सलाह दी थी आपने। स्टॉक्स वो दोनों गिर कर रहे हैं आज कारोबार, लेकिन अब भी उसी चीज़ पर आप इंटैक्ट है, वैसे ही हम क्रूड को भी प्ले करें, ये स्टॉक्स के ऊपर राय आपकी वही रहेगी? देखिए मेरा ये मानना है कि वर्स्ट केस सिनेरियो प्ले आउट हो गया ऑलमोस्ट, और उसमें क्रूड 80 के ऊपर जा नहीं पाया। ठीक है ना। अब आप एकदम ही वर्स्ट केस, मतलब ईरान की न्यूक्लियर साइट पे अटैक कर दिया US ने, वो सब कुछ हो गया, ईरान ने धमकी दे दी कि हम भी काउंटर अटैक करेंगे, उसके बावजूद क्रूड 80 नहीं क्रॉस कर पाया। आई थिंक इससे बड़ा कोई फैक्टर नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई आपको मार्केट की तरफ से मैसेज नहीं हो सकता कि क्रूड 80 के ऊपर जाने को तैयार नहीं है। देखिए एक चीज़ की एक इनहेरेंट वैल्यू भी तो होती है ना। क्रूड ऑयल के मल्टी डेकेड टॉप बन चुके हैं। वैसे बहुत लोग तो मानते हैं वैसे ही कच्चा तेल तो और 10-15 साल की कहानी है, उसके बाद तो पूरी दुनिया वैसे ही ग्रीन एनर्जी पे मूव हो जाएगी। तो इसके लिए आई थिंक मेरा व्यू अभी भी वही है, ONGC, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स पर रैलीज में बेचें और मार्केटिंग कंपनी, कंजम्पशन ऑफ ऑयल, इनको डिक्लाइन पे खरीदें। चलिए अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम समझ लेते हैं।
ओके, ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। शुरुआत तेजी की ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ ही होगी क्योंकि अभी भी बाजार में तेजी जो है वो इंटैक्ट है। आपके स्क्रीन पर इस वक्त आएगी जहां पे अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई। जियो फाइनेंशियल देखिए 3% अप। अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में भी 2.5% से ज्यादा उछल गया। श्रीराम फाइनेंस, एनबीएफसीज में अच्छी तेजी है, 2.5% की तेजी यहाँ पे। अल्ट्राटेक सीमेंट में बाई होती हुई नजर आई, 1.5% से ज्यादा ये स्टॉक चढ़ के कर रहा है कारोबार। वोडाफोन आइडिया, सरकार की तरफ से राहत की संभावना। एक और न्यूज आई, साइंस से करार किया गया है एआई सोल्यूशन के लिए, तो वोडाफोन इस खबरों के बीच चढ़ता हुआ नजर आया, 5% से ज्यादा। टीटागढ़ रेल सिस्टम, यहाँ पे तेजी, रेलवे स्टॉक्स में फिर से तेजी और बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आ रही है। 4.5% से ज्यादा उछल कर रहा है कारोबार। डिलीवरी 4.5% के करीब, और अंबुजा सीमेंट में भी जोरदार खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर थोड़ी मुनाफा वसूली होती हुई नजर आई। ओएनजीसी स्टॉक गिरा 3%। एनटीपीसी यहाँ पे भी मुनाफा वसूली 1% के करीब। पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में जहाँ पे कल हमें तेजी देखने को मिल रही थी, आज 1.5% गिर कर रहा है कारोबार। इंडसइंड बैंक में भी लगभग 1% की गिरावट होती हुई नजर आ रही है। ऑयल इंडिया अगेन क्रूड थीम के बीच ये गिर कर रहा है कारोबार, 5% से ज्यादा। केपीआईटी टेक मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी वीक, 6% टूटा। भारतीय डायनामिक्स 4% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। साथ ही नाइका में भी आज कमजोरी देखने को मिल रही है, 3% से ज्यादा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, श्रीकांत चौहान, कविता जैन और जतिन गेड़िया जी से। 2:15 पर ईरान इजराइल सीज फायर का डिटेल लेकर आएंगे। और मार्च 2:20 पर सुदर्शन कुमार बताएंगे आपको एमसी शेयरों में तेजी क्यों है। 2:25 पर यतुन मुत्ता बताएंगे आपको अडानी ग्रुप के शेयर पर एक्चुअली में अडानी ग्रुप के शेयर क्यों भाग रहे हैं। और 2:30 असीम मनचंदा से समझेंगे हम वोडाफोन आइडिया में तेजी आखिर आई क्यों। 2:35 पर मनीषा गुप्ता आपको बताएंगे कि सोने और चांदी में गिरावट आखिर क्यों है। 2:45 पर विनी मोतीवाला बताएंगे केपीआईटी टेक क्यों टूटा। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के सीआईओ योगेश पाटिल जी। 3:05 पर यतिन मुत्ता बताएंगे आपको डीलिंग रूम में किन शेयरों पर फोकस है। 3:10 पर हम जिसे कल के लिए लेंगे स्ट्रैटेजी। 3:15 पर लेंगे बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। चलिए फिर शो की शुरुआत करते हैं। हमारा पैनल तैयार है, ट्रेड्स की शुरुआत की जाए। गुड आफ्टरनून गावा सर, बताइए पिछले 1 घंटे में जिस तरीके से मार्केट ने पलटी मारी, अब यहाँ पर ट्रेड क्या बनेगी? है तो डिफिकल्ट बिल्कुल, लेकिन फिर भी लॉन्ग ही करेंगे। और स्टॉक का नाम है एमएनएम फाइनेंशियल। गुड आफ्टरनून टू यू। अपसाइड मेरे ख्याल से 275 तक पॉसिबल है, हो सकता है कल तक हो। और स्टॉप लगाना पड़ेगा करीब 267 का। आप ट्रेड करें 269, 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में है एमएनएम फाइनेंशियल। ओके, एमएनएम फाइनेंशियल्स में उसी के साथ दिख रहा था। एनबीएफसीज में एमएनएम फाइनेंशियल्स। डायरेक्टर साहब प्लीज जरा इसका जरा इंट्राडे बिल्डअप और साथ ही साथ जुलाई का बिल्डअप भी रखिएगा। बाजार कोलैप्स हुआ हायर लेवल से 300 पॉइंट, बट मैं इसी को देख रहा था। आई मीन अच्छा बिल्डअप यहाँ पे अभी भी फर्मली खड़ा हुआ। लुक एट ओआई इंट्राडे जुलाई फ्यूचर्स का 62 लाख 48% बढ़ा है। बड़ी बात है जनाब ये। चलिए अगला ट्रेड पिक करते हैं। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? तो विनीत जी, ओबराय रियल्टी में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है और ध्यान रखिए 1500 रुपए से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, तो स्ट्रेंथ तो काफी है। करंट लेवल्स पे भी ओबराय रियल्टी में खरीदारी करनी चाहिए। 1959 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 2050 के टारगेट सेट करने हैं ओबराय रियल्टी में। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 2000 वाला जुलाई मंथ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। नहीं, ओके, हाँ ओके, जुलाई मंथ का कॉल ऑप्शन 2000 वाला है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 60 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 49 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 80 रुपीज 80 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पे खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से आती हुई। और रियल्टी पैक में हमने देखा सुबह से अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन थोड़ा वहाँ पे भी अभी नरमी आई है। रचना जी गुड आफ्टरनून, आप बताइए आप क्या पिक कर रही हैं आज के सेशन के लिए? जी गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स रहेंगे शॉर्ट साइड पे, और यहाँ पे हम थोड़े से हल्के से और पुलबैक की उम्मीद पहले लगाएंगे। अभी हम 675 के आसपास है फ्यूचर्स पे। अगर हम यहाँ पे 680 तक का नंबर देखते हैं तो उसके आसपास हम शॉर्ट करने की ट्राई करेंगे, लिटिल बिट ऑन राइज। एंड हम एसएल लगाएंगे 683 पे। तो 683 के एसएल के साथ टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स इज अ शॉर्ट फॉर अ टारगेट ऑफ 670 एंड 665। कविता जी के पास चला जाए। कविता जी गुड आफ्टरनून। कविता जी आपकी ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन।
सो बाय साइड का ही ट्रेड है और इंडस टावर पर अभी एक करेक्शन आया है। मुझे लगता है 405 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर में बाइंग की जा सकती है। अपसाइड मोमेंटम कैचअप होना चाहिए 420 425 के लेवल के लिए। सो इंडस टावर विल बी द बाय ट्रेड। ओके, एक इंडस टावर आपका बाय कॉल है और कल और परसों के सेशन में इसमें लॉन्ग बिल्डअप था, बोथ जून जुलाई में। अब चलते हैं जतिन जी के पास। जतिन जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो एफएमसीजी पैक में से डाबर में रहेगा। 460 465 एक प्रीवियस स्विंग लो था, उसको सक्सेसफुली डिफेंड किया है और अर्ली चार्ट्स पे एक ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल रहा है। हमें लगता है कि एक अच्छा खासा काउंटर ट्रेंड रैली इसमें देखने को मिल सकता है। 495 का टारगेट रहेगा और इसमें आपको स्टॉप लॉस 464 का लगाना होगा। ओके, डाबर यहाँ पे खरीदारी की राय जतिन जी की तरफ से आती हुई। तो जितने भी ट्रेड्स हमने अभी लिए हैं, एक शॉर्ट साइड की ट्रेड रचना जी की तरफ से आई। उन्होंने कहा कि टाटा मोटर्स में बिकवाली कीजिए आप। गावस्कर कह रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल में खरीदारी की जा सकती है। मानस जी को ओबरॉय रियल्टी पसंद आ रहा है। कविता जी इंडस स्टार में बेट लगाने को कह रही है। और अभी हमने जतिन जी से ट्रेड ली, डाबर में खरीदारी कर रहे हैं आप। तो टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे। अब चलते हैं फंडामेंटल आइडिया के लिए। हमारे साथ मयूरेश जोशी जी मौजूद हैं। मयूरेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। वेरी गुड आफ्टरनून। जिस तरीके से मार्केट आज थोड़ा हल्का ही सही लेकिन हायर साइड से फिसला है, और ऐसे मूड माहौल में आप बताइए कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं, कहाँ लग सकती है बेट? आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स अभी भी ठीक ठाक करेंगे, क्योंकि Q1 Q2 जहाँ पे अर्निंग्स का एक बड़ा प्रभाव रहेगा बाजार के ऊपर, ये स्टेबल क्वार्टर्स रहने वाले हैं फ्रॉम एन अर्निंग्स रिकवरी पर्सपेक्टिव। और इसलिए आई थिंक डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हुए, बैंक्स हुए, चुनिंदा हेल्थ केयर स्टॉक्स हुए, कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक्स हुए, ये रिलेटिवली बेहतर परफॉर्मेंस करने चाहिए। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो एक स्टॉक एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दे रहा है दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज मेक मनी ऑर्गेनिक्स। दो चीजें, एक आई थिंक अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखें तो जो क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस है या क्रॉप प्रोटेक्शन स्ट्रोक न्यूट्रिशन बिजनेस है, ये 72% है ओवरऑल रेवेन्यूज के। और जहां तक आई थिंक एक्सपोर्ट्स का सवाल है, 87% आर एक्सपोर्टेड। यहाँ पे जो इनोवेशन ला रहा है मेक मनी ऑर्गेनिक, स्पेसिफिकली आई थिंक नैनो यूरिया में, जो काफी फर्टिलाइजर कंपनीज ला रही है, बट योर एडेड एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन along with expectations of very strong export revenues, ये शायद स्टॉक के रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन्स को बरकरार रख सकता है। जो बाकी का 28% बिजनेस है वो पिगमेंट ओरिएंटेड बिजनेस है, जो 33,000 MTPA की कैपेसिटी है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो पिगमेंट में ये काम करते हैं, इसमें 8% का ग्लोबल मार्केट शेयर इनके पास है। और एक्सपेक्टेशन यही है कि जो काफी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज है, ये भी 80 to 85% एक्सपोर्ट बिजनेस है, यहाँ पे रियलाइजेशन और मार्जिन अच्छी रह सकती है। सबसे बड़ा ट्रिगर स्टॉक के लिए है जो ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड का एक्सपेंशन कर रहे हैं केपेक्स करके। दे हैव अक्वायर्ड अ कंपनी कॉल्ड किलबर्न, जो व्हाइट केमिकल्स और टाइटेनियम डाइऑक्साइड में ऑलरेडी प्रेजेंट है। 75% ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज गेटिंग इंपोर्टेड। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा ये कंपनी के बाद, क्योंकि 2 या 3 ही प्लेयर है जिसका एक मेजर शेयर है मार्केट में एज फार एज टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज कंसर्न। ऑल दिस इज बीइंग डन फ्रॉम इंटरनल अक्रूवल्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। और इसलिए आई थिंक जो एबिटा मार्जिन में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने गया है FY25 में 9% के आसपास, इसमें और भी इजाफा हो सकता है इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। RS रेटिंग जबरदस्त प्लेस्ड है, जैसे हम देखते हैं मार्केट्स विद इंडिया में, और अर्निंग्स में भी आई थिंक एक सुधार आएगा लीडिंग टू बेटर ROEs जैसे हम देखते हैं। तो एक जो एक एन फैक्टर हम देखते हैं कोई भी स्टॉक में, ये स्टॉक में वो एन फैक्टर शायद एग्जिस्टिंग है, तो मेक मनी जरूर आपके लगा। एन फैक्टर एग्जिस्टिंग है, रिजल्ट्स भी अच्छे आ सकते हैं। तो मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड आपके रडार पे होना चाहिए। डे हाई के आसपास कर रहे कारोबार 6.5% की तेज़ी के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे बड़ी डेवलपमेंट आज की उस पर करते हैं फोकस। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील के बावजूद आप देखें तो ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर अभी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। और खबरों के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसके बाद इजराइल ने भी ऐलान कर दिया है कि वो तेहरान को छोड़ेगा नहीं। इसके बाद बाजारों में घबराहट का माहौल फिर से देखने को मिल रहा है। ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ हॉरमास फताकिया मौजूद हैं। बताइए हॉरमास, क्या है डिटेल?
देखिए, कुछ बातें साफ करनी थोड़ी सी ज़रूरी है कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये बात तो साफ है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ये बयान आया है कि ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए इजरायल पर मिसाइलें दागी है, जबकि ईरान ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि हमने ऐसी कोई मिसाइलें दागी नहीं है। और ईरान ने इजरायल के जो रक्षा मंत्री है उन्होंने भी ये साफ कहा है कि उन्होंने IDF को ये आदेश दिए हैं कि वो करारा जवाब दे ईरान को। ये बात निकल कर आई है, मगर साफ करने वाली बात ये है कि ईरान की स्टेट टीवी ने कहा है कि युद्ध विराम के बाद इजराइल की तरफ से कोई मिसाइलें नहीं दागी गई है। मगर दूसरी बात एक साफ करने वाली ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह जब युद्ध विराम का ऐलान किया था तो साथ में उन्होंने ये लिखा था कि ईरान का युद्ध विराम 12 घंटे बाद शुरू होगा और इजराइल का युद्ध विराम जो है वो 24 घंटे बाद शुरू होगा। इसके बावजूद जो है इजराइल ये शिकायत कर रहा है कि युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को ये पोस्ट डाले हुए ही कुछ घंटे हुए हैं। अब उससे कुछ देर पहले ही इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उनका बयान था कि वो डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका जो ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल्सों को नष्ट करने का जो प्रयास था वो सफल हुआ है। उनका जो सारा मकसद था वो सारे उस मकसद में वो कामयाब हुए हैं। इस वजह से वो सीज फायर के प्रस्ताव को जो है मंजूरी दे रहे हैं और उन्होंने साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद भी किया उनके सहयोग के लिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसका उल्लंघन किया गया तो उसे और उसी तरह से जवाब भी दिया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज सुबह ये ऐलान किया था तो साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि अब सीज फायर लागू हो गया है, अब इसे ना तोड़ा जाए। मगर बावजूद इसके सुबह से ये खबरें चल रही थी कि दोनों तरफ से मिसाइलें जो है दागी जा रही है, इजराइल और ईरान दोनों की तरफ से। तो इस वजह से जो है बाजार में कोई ज्यादा घबराहट तो देखने नहीं मिली है। डाउ फ्यूचर्स पहले जो है 400 अंक ऊपर थे, अब जो है लगभग 300 साढ़े 300 अंक तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। लेकिन क्रूड की कीमतों में जो एक वक्त पर जो है 5% नीचे थे, वो निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी क्रूड में देखने मिली है। $67 तक जो है ब्रेंट चला गया था, फिर से आकर के $69 पर आया है। सोने की कीमतों में भी निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी देखने मिली है। तो फिलहाल के लिए ये बात साफ करनी जरूरी है कि अब तक जो है पूरी तरह से युद्ध विराम जो है लागू नहीं हुआ है और इस वजह से दोनों तरफ से हमले जारी है। कल जब डेवलपमेंट्स होंगे वो ज्यादा क्लैरिटी देंगे कि युद्ध विराम सच में लागू हुआ है या नहीं। बिल्कुल हरमास, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल बात करते करते वापस हम 69 के नीचे आए ब्रेंट क्रूड पर। तो ठीक है, देखिए मेरा ये मानना है कि शायद कल सुबह जब आप उठेंगे तो सब कुछ नॉर्मल होगा। सीज फायर में हमेशा आप 24 घंटे दीजिए। सीज फायर कल लेट नाइट अनाउंस हुआ है, 24 घंटे से लेके कुछ और समय तक ये सब चीज़ें बयानबाजी चलती रहती हैं। भारत पाकिस्तान के टाइम में भी यही हुआ था ना। क्योंकि क्या होता है, अब किसी को लगता है कि नहीं अभी मैसेज पूरी तरह से गया नहीं है, कोई कहता नहीं इन्होंने वायलेट कर दिया, हम जवाब देंगे। पोस्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके यहाँ पे जो जनता होती है उसको बताना बहुत ज़रूरी होता है कि सामने वाला कह रहा है कि नहीं हम तो सबक सिखा देंगे, तो हम थोड़ा ना खाली बैठे हैं। तो ये सब चीज़ें जो ना, ये मोर देन एनीथिंग पोस्चरिंग है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। लेकिन एक काम करते हैं, अब इस मामले में बात कर ही रहे हैं क्रूड की, तो जो हफ्ते की शुरुआत में 81 था, अब वो 69 के नीचे है। तो इस पूरे के पूरे इम्पैक्ट को समझते हैं एक बार जरा सुदर्शन के साथ। तो सुदर्शन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। तो क्रूड के गिरने से फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। तो कल का हाई जो था $81 पर बैरल और आज $69 के नीचे है, ऑलमोस्ट $12 पर बैरल का फॉल है। तो इसके क्या नुकसान है? तो अगर जो लेमन टर्म की तरीके से समझेंगे तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका क्रूड गिरने से नुकसान है, जो यूज़र होते हैं उनके लिए फ़ायदा होता है। तो प्रोड्यूसर्स में कौन आते हैं? अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज। कौन कौन से हैं अपने कंपनीज? ONGC और ऑयल इंडिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि $1 की जब गिरावट होती है क्रूड में तो उनके एनुअल रेवेन्यू में कम से कम 300 से 400 करोड़ का इम्पैक्ट आता है। लेकिन इसके कॉन्ट्ररी फ़ायदा किसको होता है? डाउनस्ट्रीम ऑयल कंपनी जो कि अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, IOC, BPCL, HPCL। वहाँ पे अगर जो एग्जाम्पल के तौर पे $1 की गिरावट आती है तो उनके एनुअल एबिटा में 200 से 300 करोड़ का इम्पैक्ट
पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। अब इसके अलावा और जो दूसरे कंपनीज होते हैं जिनके लिए क्रूड इनपुट कॉस्ट की तरीके से यूज़ किया जाता है, उसमें से पहले आते हैं पेंट कंपनी, जिनका अप टू 50% इनपुट कॉस्ट जो कि क्रूड से लिंक होता है, और उसके क्रूड के गिरने से क्या होगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट गिरेगा और इसका इम्पैक्ट उनके मार्जिन पे पॉजिटिवली देखा जाएगा। लास्ट में किन के लिए पॉजिटिव है? एयरलाइन कंपनी, क्योंकि वो उनका मेन जो इनपुट कॉस्ट होता है वो जाता है एविएशन टरबाइन फ्यूल में, और क्रूड के गिरने से वहाँ पे ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जाएगा। तो इसके लिए अगर जो आप आज के सेशन में देखेंगे तो ONGC और ऑयल इंडिया रेड में है, और ये सारी कंपनीज OMCs हो गए, पेंट कंपनीज हो गए, एयरलाइन कंपनीज, ये ऊपर की तरीके पॉजिटिवली ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया सुदर्शन। तो ये इस समय क्रूड का इम्पैक्ट। मयूरेश, आपका व्यू क्या होगा खासतौर से ONGC और ऑयल इंडिया पर, जहां आज हमने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखी है? नहीं अनुज जी, सो आवर टेक हैज ऑलवेज बीन वेरी कंसिस्टेंट कि ये स्टॉक्स को हम सिर्फ एक टैक्टिकल ट्रेड जैसा मानते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं ये किसी के भी कंट्रोल में ही नहीं है। क्रूड की कीमतें कैसे रह सकती है, किस हद तक क्या लेवल्स पे सस्टेन होंगी, क्या लेवल्स पे सस्टेन नहीं होंगी। एट द सेम टाइम ये भी देखना पड़ेगा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस विद क्रूड प्राइसेस, ये अपस्ट्रीम कंपनीज को अपने जो एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स हैं, बिकॉज ये सरकारी कंपनीज है, इनको कंटिन्यू रखना ही है। तो जो एक्सप्लोरेशन कॉस्ट्स होती हैं दे आर नॉट इन टैंडम विद क्रूड प्राइसेस, अगर वो एलिवेटेड लेवल्स पे नहीं है, और कहीं ना कहीं वो मार्जिन्स पे प्रभाव लाता है। एक जनरल जो प्राइसिंग होती है ना राइजिंग क्रूड एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली अपस्ट्रीम के लिए फायदे की होती है क्योंकि डायरेक्ट रियलाइजेशन बेनिफिट्स होते हैं, बट इवन दोज आर नाउ गेटिंग कैप्ड एट 74 75, क्योंकि वहां पे आई थिंक जो एक एडिशनल टैक्स बर्डन है वो शायद सरकार की तरफ से आता है। Obviously, dividend yield is something which gives support to the stocks. But again, I think we've always viewed ONGC हो, Oil India हो as tactical trades. Portfolio या long term structural stories के लिए काफी variables हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं। ये टेक है आपके इन स्टॉक्स पे। अच्छा, एक काम करते थोड़ा सा, आई मीन क्रूड जियोपॉलिटिक्स इससे दूर हटके उन स्टॉक्स को देखते हैं जो कि इससे परे बहुत स्ट्रॉन्ग मूव लेके ट्रेड कर रहे हैं। मानस आदित्य बिरला कैपिटल, आई मीन 270 to 85। थोड़ा ये देखिएगा क्योंकि इस मंच पे आपने भी बहुत कॉल दी, इस पर कई विशेषज्ञों ने दी। ये 272-85 जो है वो इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है। क्या स्लाइटली ओवरबॉट है? क्योंकि मैं कैलकुलेट कर रहा था इसमें, अब ये लगभग आप समझिएगा कि अपने 10 डेमा से भी 18 रुपये ऊपर है। कुछ प्रॉफिट्स यहाँ कैश में कन्वर्ट कर लें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा, फ्रेश पर्सपेक्टिव क्या है आपका ऐसे स्टॉक पे? देखिए, ये सही है कि पिछले 4 हफ्ते में नॉन स्टॉप स्टॉक चला है, 150 से लेकर 270 के आसपास तक स्टॉक चला है। तो एक छोटा मोटा करेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न तो अभी पॉजिटिव है, कोई इंडिकेशन करेक्शन का दिख नहीं रहा है चार्ट्स पे। आई थिंक बेहतर स्ट्रेटेजी है कि आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करिए, स्टॉप लॉस को 264 पे लगा के रखिए, ऊपर की तरफ 295 की टारगेट सेट करिए। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को एक ऑप्शन में रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, आदित्य बिरला कैपिटल अच्छी खासी तेजी इसमें देखने को मिल रही है, 3.5% के करीब डे हाई के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। कुछ और स्टॉक्स जहां पर मोमेंटम आज भी इंटैक्ट, एक बार पॉलीकैब रखिए आपकी स्क्रीन पर, वीरेंद्र जी मेंशन भी कर रहे थे शुरुआत में। और कल एक रिपोर्ट आई थी, हमने रखी थी, जेफरीज की रिपोर्ट थी, काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे थे वो। जिस तरीके से केबल एंड वायर सेगमेंट में पॉलीकैब अपने मार्केट शेयर गेन करता जा रहा है, इस बीच आज भी देखिए इसके बाद भी खरीदारी नज़र आ रही है। 1% की तेज़ी के साथ पॉलीकैब आज भी कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। कविता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी इस पर्टिकुलर काउंटर पर राय, 6348 का लेवल, क्या करना चाहिए करंट मार्केट प्राइस पे? जो खरीदना चाहते हैं पॉलीकैब में, क्या वो थोड़ा वेट करे? पहले तो बताइए खरीदने लायक स्टॉक है कि नहीं, और अगर हाँ तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, जिनके पास है वो क्या करे? तो श्रेया, आपने वीकली चार्ट सेटअप पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, काउंटर ने पॉजिटिव ब्रेकआउट है और एक नया जोन ओपन होते हुए दिख रहा है। सो जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो डिक्लाइन अप टू 6250 6211 के आसपास यहाँ इसमें बाइंग कर सकते हैं। मुझे लगता है अपसाइड मोमेंटम एज अ पोजिशनल अगर देखें तो ये काउंटर रेडी है 7200 7300 के लेवल की तरफ बढ़ने के लिए। सो लिटिल डिक्लाइन पर बाय करना चाहिए, सो बाय ऑन डिप्स कैंडिडेट।
बाय एंड डिप्स की रणनीति पॉलीकैब में अपनाएं, फिलहाल ये स्ट्रैटेजी अपनाएं इस काउंटर में। और कुछ और काउंटर्स की बात करते हैं, स्पेशली अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की बात करते हैं। आज फोकस में है, मोमेंटम भी इंटैक्ट नजर आ रहा है। दरअसल अडानी ग्रुप के स्टॉक्स क्यों फोकस में, क्योंकि आज इसकी एजीएम चल रही है। थोड़ा और डिटेल समझते हैं यतिन जी से। यतिन जी बताइए क्या है डिटेल्स इस पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर। गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए, अदानी ग्रुप आज फोकस में है क्योंकि आज ग्रुप की एजीएम थी और ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जहां बाजार को थोड़ा बहुत एश्योरेंस लगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हिंडनबर्ग के बाद बहुत सारे कंपनी के ऊपर दूसरे एलिगेशंस लगे थे, उसको कंपनी ने खारिज कर दिया। इनफैक्ट गौतम अदानी के स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि जो एंटी ग्राफ्ट लॉ है यूएस का, उसके अंतर्गत किसी भी अदानी ग्रुप के सदस्य को या उनकी फैमिली के ऊपर किसी प्रकार के चार्जेस नहीं लगे। तो ये स्टेटमेंट के बाद स्टॉक में आपने एक मोमेंटम देखा। इसके अलावा जो ग्रुप का आउटलुक उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में कुल मिला के लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का केपेक्स अदानी ग्रुप करेंगे, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो ग्रुप लेवल पे 15 से 20 बिलियन डॉलर्स के बीच कुल मिला के केपेक्स और विस्तार की योजना कंपनी ने अनाउंस की है। इसके अलावा 2-3 स्टॉक्स कंपनी के फोकस में है। सबसे पहले जो कंपनी की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज, यहाँ चेयरमैन साहब ने कहा कि नवी मुंबई का एयरपोर्ट इस साल खुलने वाला है। सारी फाइनेंसिंग और सारी जो चीज़ें हैं एयरपोर्ट बिजनेस के लिए वो पर्याप्त हैं और कुल मिला के 2 करोड़ प्रति साल पैसेंजर्स की कैपेसिटी वाला ये एयरपोर्ट बनेगा, जिससे कंपनी को काफ़ी बेहतरीन तरीके से रेवेन्यू आता हुआ नज़र पड़ेगा। इसके अलावा पावर सेक्टर पे खास करके टिप्पणी की गौतम अदानी ने। तो अदानी पावर और अदानी ग्रीन ये दोनों ही कंपनी फोकस में रहेगी, क्योंकि कंपनी का लक्ष्य है कि 2030 तक अदानी ग्रुप की कुल क्षमता जनरेशन की 100 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। और इसके अलावा कुल मिला के जो ये 100 गीगावाट का इनका योजना है, इसके अंदर ज़्यादातर कैपेसिटी मर्चेंट भी रहेगी और पीपीए के मिक्स के साथ भी रहेगी। तो अदानी ग्रीन और अदानी पावर ये दोनों स्टॉक्स में भी आपने अच्छा खासा मोमेंटम देखा। इनफैक्ट अदानी ग्रीन पावर और अदानी एंटरप्राइज की जहां हम बात कर रहे हैं, इंट्राडे में 2 से 3% तक ऊपर है। चलिए, तो ये इस समय अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर एक मूव आता हुआ यहाँ पर। रचना जी, इस पैक में कोई स्टॉक है क्या ट्रेडिंग के लायक? जी, अदानी ग्रीन एंड अदानी एंटरप्राइज दोनों को ही एक माइनर सा लेवल है जो टेकआउट करना है। अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो 20 के करीब है ये। 25-30 अगर ये क्रॉस करेगा देन इट बिकम्स बाय फॉर 100 रुपी मूव फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। और उसी तरीके से अदानी ग्रीन भी 985 के आसपास है। अगर ये 1000 क्रॉस करेगा तो फिर 1030, 1060 तक के लिए हफ्ते 10 दिन का एक 50-60 रुपीज का अपस्विंग इसमें भी बन सकता है फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, 1-2 स्टॉक्स को और कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर, जो थोड़े ओवर हीटेड थे बट अब थोड़े रिट्रेसमेंट के बाद, कूलिंग ऑफ के बाद फिर प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं इनफैक्ट एक प्रश्न करूंगा जतिन से। जतिन, आपको मालूम है और हम बात भी कर रहे थे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको देखिए जरा। कल ओवरहीटेड था, अच्छी खबर के बावजूद बैकफुट पे आया। आज ऑलमोस्ट 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी को टेस्ट किया। फिर एक बार डायरेक्टर साहब प्लीज़ जून जुलाई फ्यूचर रखिएगा, क्योंकि मैं इसकी प्रॉपर्टी से अवगत हूँ, जिस पर हम पहले ही बात कर रहे थे कि 10 डेमा को नहीं तोड़ता और वहीं से अपनी स्ट्रेंथ को रिकरेक्ट किया है। डे हाई पर शॉर्ट कवर, ये कौन है? ये जुलाई फ्यूचर्स, यस। 44 लाख शेयर का बिल्डअप था। कैसे रीड कर रहे हैं? क्या ये एंटर करने का टाइम है थोड़ा बहुत रिस्क लेकर? डेफिनेटली, क्योंकि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। जो भी इंट्राडे डिप्स आते हैं ऐसे जैसे कि आज आया है, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही प्रोवाइड करते हैं। अगर जो करंट लेवल्स पे कोई अगर जो एंटर करता है तो 785 रुपीस का एक स्टॉप लॉस बन रहा है और ऊपर में जो टारगेट है वो 826 के आसपास बन रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड मेरे को लगता है कि फेवरेबल है लॉन्ग करने के लिए इवन फ्रॉम करंट लेवल्स। ओवरऑल ट्रेंड अभी पॉजिटिव है और जो सपोर्ट लेवल्स है अभी भी होल्ड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यस लॉन्ग करके चला जा सकता है। ओके, चलिए अब समय है इस समय की टॉप कैश कॉल्स का। एक बार जरा स्टिंग प्ले करिए, उसके बाद कॉल्स लेते हैं। रचना जी, कविता जी और श्रीकांत चौहान से हम आज ये कैश कॉल्स लेंगे। रचना जी बताइए, क्या पिक किया आपने? जी, मेरी तरफ से जो मैं देना चाहती हूँ वो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करूंगी मैं। यहाँ पे चार्ट सेटअप सही में ही बहुत बढ़िया बना हुआ है और ये काउंटर फिलहाल 860 के करीब है। ये जब तक 840 के ऊपर बना रहता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तो देयर आर गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि ये बहुत ही जल्दी 900 को क्रॉस करेगा।
तो फ्रॉम एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव इसमें 900 का टारगेट लगा सकते हैं। और अगर आपका नजरिया थोड़ा उससे भी लंबा है तो इसमें उसके ऊपर भी 3 to 6 मंथ्स का व्यू भी लेने लायक सेटअप जरूर बना हुआ है। बट फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव 900 का टारगेट और 840 का एसएल। ओके, मोतीलाल ओसवाल पे आपका एक लक्ष्य है 900 रुपए का, 864 कैश कॉल है, याद रखिएगा ये। श्रीकांत चौहान जुड़े हैं कोटक सिक्योरिटी से। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, आपका कैश ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, अनुज एंड एवरीवन। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में वैसे इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में वापस से हमने कुछ वापस एक रिकवरी या कुछ रिवर्सल आते हुए दिखा है। कुछ एक स्टॉक्स, उसमें से एक सिरमा मुझे अच्छा लग रहा है, जो अभी ट्रेड कर रहा है तकरीबन 524 के करीब, 524 525 के करीब है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे 514 का। हमें लगता है कि इसमें जो एक कभी करेक्शन चल रहा है वो एक करेक्टिव पैटर्न इनफैक्ट कंप्लीट हो चुका है कल के दिन में, और वापस से स्टॉक रैली करते हुए 575 तक भी जा सकता है। तो एटलीस्ट फ्रॉम हियर वी कैन एक्सपेक्ट 550 ऑन द हाई साइड। 550 का टारगेट रखे, सिरमा को करंट लेवल से खरीदे और 514 रुपए का स्टॉप लॉस रखे। ओके, सिरमा में खरीदारी की राय, आपको 514 का लगाना है स्टॉप लॉस और 550 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये श्रीकांत जी की कैश कॉल। कविता जी, आप बताइए आपकी कैश कॉल क्या होगी? तो श्रेया, आवास फाइनेंशियल अपने वीकली और डेली चार्ट पर बहुत अच्छे से ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा है, और अपने 16 जून के हाई के भी को भी निकालते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है 1935 1945 इसका प्रीवियस स्विंग हाई है, उसे अप्रोच करता हुआ दिख सकता है। वन कैन टेक द स्टॉप लॉस ऑफ 1865 ऑन पोजीशन। ओके, तो 3 ट्रेड्स हो गए यहाँ पे, याद रखिए कैश के। कुछ देर में 4 का चौका भी आएगा, जिसमें हम ऑप्शन, टेक्निकल, फ्यूचर्स और मिड कैप फंडा भी लेंगे। पर एज ऑफ नाउ सिरमा एसजीएस, ये है श्रीकांत जी की कॉल और कविता जी की कॉल आपकी स्क्रीन पे, आवास फाइनेंशियल्स, और रचना जी ने पिक किया था मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो ये ट्रेड्स पूरे हो गए। अब एक काम करते हैं, फिर लौटते हैं निफ्टी के स्ट्रक्चर पे। इट्स 25058। समहाउ वो 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को प्रिवेंट करता हुआ उसको सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है, तो अभी उस जोन में नहीं जा रहा है। और एक दो स्टॉक्स को देखते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जिक्र किया था, एक दो स्टॉक्स और लिखे आइएगा। श्रीकांत, HDFC AMC, अभी मैं इनफैक्ट अपनी ओपनिंग कमेंट्री में उसको का जिक्र कर भी रहा था। आज बिल्कुल ही डिफरेंट बिहेवियर था सुबह से इसका, अभी भी 5064 पे अच्छा मूव लेके ट्रेड कर रहा है। ये कैपिटल मार्केट थीम में और AMCs में, डिपॉजिटरीज में, एक्सचेंजेस में आप HDFC AMC को कहाँ प्लेस करेंगे, क्योंकि ओवरबॉट नहीं है, या फिर कोई और चॉइस आपकी इस थीम में? नहीं, बिल्कुल वीरेंद्र, अगर आपने जैसे कहा कि अगर हम कैपिटल मार्केट्स के थीम में अगर किसी 3 या 4 स्टॉक्स को देखते हैं, तो उसमें अगर सबसे ऊपर अगर कोई टॉप रैंकिंग में अगर कोई स्टॉक होगा तो HDFC AMC है। इसके अगर आप ओवरऑल पैटर्न को भी अगर रीड करते हैं, तो कभी भी अगर इसमें करेक्शन आता है तो एक काफी म्यूटेड सा करेक्शन आ रहा है सिंस द स्टॉक हैज स्टार्टेड इट्स रैली फ्रॉम 3500। तो करेक्शन काफी म्यूटेड सा है, या तो साइडवेज है, और उसके बाद रैली जो आती है उसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स भी होते हैं और प्राइस भी अपने प्रीवियस हाई को काफी डिसिसिवली ब्रेक करता है। तो हमें लगता है कि करंट लेवल से भी HDFC AMC में मुझे लगता है कि जो भी अगर एक पोजिशनल व्यू लेना है तो बिल्कुल लिया जा सकता है। विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू मुझे लगता है कि थोड़े मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड के साथ भी लिंक रहता है। अगर मार्केट अगर साइडवेज अगर हो जाएगा, अगर वापस अनसर्टेनिटीज बढ़ेगी, तो ये स्टॉक थोड़ा और वक्त निकाल सकता है, क्योंकि हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि स्टॉक 5,500 5,700 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, HDFC AMC पे फिलहाल ये राय 2.5% की रैली के साथ कर रहा है कारोबार ये स्टॉक। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए, इजराइल ईरान के बीच युद्ध विराम से सोने चांदी की कीमतों में दबाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में कहां तक गिर सकते हैं भाव और क्या कह रहे हैं, जानकार बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता जी। मनीषा जी, बताइए क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स अब? वेल, एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि जो ऑल टाइम हाइज हमने सोने में बनते हुए देखने थे वो शायद हम यहाँ पर बना चुके हैं। वेल, आपको याद दिला दें कि रशिया यूक्रेन
का वॉर जारी है। हमने काफ़ी हद तक यहाँ पर इजराइल गाज़ा में भी ये चिंताएं देखी। उसके बाद यहाँ पर टैरिफ्स आया, फिर मार्केट्स को ये लगने लगा कि आगे जाकर इंटरेस्ट रेट कटौती भी होगी, और ये सारी की सारी चीज़ें फेवरेबल थी सोने और चांदी के लिए, स्पेशली सोने के लिए। और हमने $3,500 अनाउंस के ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे। पिछले साल पूरे साल 28% की तेज़ी थी। इस साल में हमने 28% की तेज़ी इस साल के पहले 4 महीने में ही आते हुए देखी। तो ये कहा जा सकता है कि सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ पर बाजार में फैक्टर्ड इन थी। अब पिछले अगर 2-3 दिन की बात की जाए तो यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस थे, लेकिन हमने वो पैसा भी सोने में से निकल के क्रूड में जाकर उसे प्ले करते हुए देखा, तो गोल्ड को उसका फायदा भी यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आया। यहाँ से भी जानकारों का मानना है कि सोने में करीबन $100 का प्रीमियम अभी भी यहाँ पर जारी है। अगर चीज़ें थोड़ी सी और सॉर्ट हो जाती हैं, यानी कि जैसे कि न्यूक्लियर डील यहाँ पर हो जाती है यूएस ईरान के बीच में, तो कुछ और मुनाफा वसूली आप यहाँ पर सोने में आता हुआ देख पाएंगे। तो जहाँ तक गोल्ड की बात है, पहले इस साल के टारगेट्स या इस साल की रेंजेस जो हैं अब मानी जा रही है कि 2800 लोअर साइड में, 3600 हायर साइड में सोना यहाँ पर कारोबार करेगा। बहुत ज़ोरदार तेज़ी शायद अब इस साल में देखने को ना मिले, लेकिन लोग डेफिनेटली यहाँ पर चांदी पे ज़्यादा बेट करने को तैयार हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल मार्केट्स में तेज़ी की एक्सपेक्टेशन है। रेट्स कट का फायदा हम मेटल्स में आता हुआ देखेंगे। यूएस डिमांड, चाइनीज़ डिमांड थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आई है। ऑफकोर्स आगे जाकर टैरिफ्स कैसे रहते हैं उसको भी देखना होगा, लेकिन अगर आप जानकारों को पूछें तो गोल्ड और सिल्वर में कहाँ निवेश करेंगे, तो आई थिंक 80 to 90% आपको चांदी बोलेंगे। मनीषा जी चांदी पे ज़्यादा बेट लगाने की सलाह दे रहे हैं जानकार, लेकिन जिन्होंने सोने की रैली मिस की, अब वो क्या करें? थोड़ा वेट कर जाएं और गिरने का वेट करें तब खरीदारी करें? क्या यहाँ पे अप्रोच रहेगी उनकी? वेल एब्सोल्युटली, अगर आपने सोने की रैली मिस की है तो वेल सोना बैक टू दोज लेवल्स यहाँ पर नहीं जाने वाला है जो हमने पिछले 18 महीने में सोने की रैली आते हुए देखी है। लेकिन यहाँ से 5-7% की जो मुनाफा वसूली है, करेक्शन है, वो बाजार डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम 3350 के आसपास फिलहाल काम कर रहे हैं। 3500 का हमने ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखा है, एंड बाजार को लगता है कि 3100 तक एक रीजनेबल करेक्शन अब आता हुआ देखेंगे, जो कि इंडियन मार्केट्स में करीबन 93-94,000 जैसी आएगी। वो बाइंग के लिए अच्छे लेवल्स हैं। ओके, शुक्रिया मनीषा जी तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करते हैं जहां पर ठीक ठाक रैली देखने को मिल रही है। और आज एक स्टॉक जो खबर में आया उसके बाद से शानदार रैली, वोडाफोन आइडिया। एक बार चार्ट रख के स्क्रीन पर, सरकार की तरफ से राहत का ऐलान, उसके बाद ये स्टॉक एकदम से बूम किया। देखिए 5.5% की रैली के साथ अभी ये वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल है। लेकिन खबर क्या है ये समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर संवाददाता असीम मनचंदा जी। असीम जी, क्या खबर है वोडाफोन आइडिया को लेकर? शानदार तेजी आज इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही है हमें। देखिए, वोडाफोन आइडिया को करीबन 83,400 करोड़ रुपए एजीआर की रकम के तौर पर चुकाने हैं। सरकार ने 2021 में कंपनी को 4 साल का मोरेटोरियम दिया था और ये मोरेटोरियम 31 मार्च 2026 में खत्म हो रहा। तब कंपनी की पहली किस्त 18,900 करोड़ रुपए के आसपास की ड्यू होगी, लेकिन कंपनी लगातार सरकार से राहत की मांग करती आई है। कंपनी सरकार से कह रही है कि हमें इसके ऊपर राहत दीजिए। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर के पिटीशन फाइल की थी, वहां से कंपनी को कोई भी राहत नहीं मिली। एक बार फिर कंपनी ने सरकार के सामने राहत की गुहार लगाई है और सरकार कंपनी को राहत देने के ऊपर भी विचार कर रही है। अभी कई सारे ऑप्शन सरकार की टेबल के ऊपर है, हालांकि अभी कोई भी फाइनल ऑप्शन सरकार ने चूज नहीं किया। इसमें सरकार कंपनी को जो पेमेंट है उसको देने के लिए 20 साल का वक्त सरकार एक बार फिर से कंपनी को दे सकती है, लेकिन अभी भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। अगले 1 से 2 महीने के अंदर इसके ऊपर फाइनल डिसीजन आता हुआ आप देख सकते हैं। 30 सितंबर तक ये सारी प्रक्रिया खत्म होती हुई आप देख सकते हैं। आज टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक इवेंट के अंदर मौजूद थे, वहां पर भी उन्होंने संकेत दिए कि भारतीय सेक्टर के अंदर जो टेलीकॉम सेक्टर है उसके अंदर ड्यूओपोली नहीं होने दी जाएगी। उनका कहना था कि ड्यूओपोली काफी खराब है, मार्केट में प्रतिस्पर्धा बनी रहनी चाहिए। भारत में 4 ऑपरेटर है और ये बने रहने चाहिए। आइए सुन लेते हैं कि उन्होंने वहां पर क्या कहा। Our job is to provide as many avenues as possible, and within each vertical as well, provide intense competition. It's not good enough having a duopoly or one carrier or 2 carriers. You must have competition in every sector. India today is probably the only country in the world with 4 telcos. ओके, चलिए तो असीम शुक्रिया। तो देखिए अब रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा वोडाफोन आइडिया को, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मिनिस्टर साहब तो क्लियर कट कह रहे थे कि ड्यूओपोली नहीं चाहिए उन्हें,
तो शायद कुछ सोच हो कि उस पर रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं अब आपको। मानस के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर चलेंगे हम श्रीकांत के पास एफएन सुपरस्टार के लिए, रचना जी के पास चार्ट का चमत्कार और मयूरेश जोशी जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। तो शुरुआत करते हैं, फिर मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए अनुज जी मैरिको के 700 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है जुलाई मंथ के। 25 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 21 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 34 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। ओके, मैरिको 705 पे आपका बाय कॉल। एफएन सुपरस्टार के लिए चलते हैं श्रीकांत चौहान जी के पास है। श्रीकांत, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र, मुझे लगता है इन लेवल्स पे हमें BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स को करंट लेवल से खरीदना चाहिए। 262 के करीब ट्रेड कर रहा है। इसमें तेजी बनती है तो ये स्टॉक वापस से एक बार 272 275 तक के लेवल्स दिखा सकता है, और जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो हम रखेंगे एट 257। तो करंट लेवल से BHEL को खरीदा जा सकता है। करंट लेवल से BHEL को खरीदारी की राय एफएनओ सुपरस्टार के लिए श्रीकांत जी की तरफ से। अब चार्ट का चमत्कार लेते हैं रचना वैद्य जी से। बताइए रचना जी, आपका चार्ट का चमत्कार। जी मेरी तरफ से KEI रहेगा। KEI में हमने कल भी मूवमेंट देखी थी, फ्यूचर्स को हम इस पे लॉन्ग करेंगे। आज भी अभी इसमें एक इंट्राडे के 2-3 घंटे के कंसोलिडेशन के बाद एक अपस्विंग जनरेट होने जा रहा है। तो यहाँ पे हम 38.20 के आसपास लॉन्ग जाएंगे। 37.80 पे इसका एसएल लगाएंगे 40 रुपीज का, और हमारा नेक्स्ट 1 आवर के हिसाब से टारगेट रहेगा 38.50, और अगर डिलीवरी जो लोग कैरी करते हैं तो 39.50 का टारगेट भी लगा सकते हैं। ओके, KEI इंडस्ट्रीज चार्ट का चमत्कार के लिए रचना जी के पिक। यहाँ पे खरीदारी की राय, निचले स्रोत से अच्छे रिकवरी के साथ कर रहा है कारोबार। अब मयूरेश जी आप बताइए आपका मिड कैप फंड है। तो श्रेया जी, हमें मार्केट्स विद इंडिया में कंजम्पशन एज अ थीम काफी पसंद है, और इसमें विशाल मेगा मार्ट ये हमें काफी पसंद आ रहा है। 2-3 रीजन। एक, आई थिंक जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है FY25 के लिए, टॉप लाइन में 25% का इजाफा देखा गया है। मार्जिन्स में और भी ज्यादा इजाफा था, इन एक्सेस ऑफ 30% जो क्लियर रिफ्लेक्शन है कि जो EBITDA मार्जिन का परफॉर्मेंस रहा है। FY24 में मार्जिन 8.4% पे आए थे, FY25 में 9.6%। तो कहीं ना कहीं जो इनकी प्रोडक्ट मिक्स है, 44% जो अपैरल से आती है, 28% जनरल मर्चेंडाइज और 28% FMCG, ये सारे अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है, क्योंकि large part of their stores, 72% of their stores Tier 2 Tier 3 cities में प्लेस्ड है। और अगर आप एक रिटेल कॉन्स्ट्रक्ट देखें, अगर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और कंजम्पशन वापस आएगी आफ्टर अ लॉन्ग लल, ये Tier 2 Tier 3 टाउन्स हिस्टोरिकली भी देखा गया और अभी भी देखा गया। आई थिंक 74-75% जो टोटल रिटेल स्पेंडिंग रहती है, ये Tier 2 Tier 3 टाउन्स में रहती है, और इसके प्राइस पॉइंट्स बहुत अट्रैक्टिव है। अपैरल के अराउंड 500 के नीचे हैं, जनरल मर्चेंडाइज और FMCG में भी काफी कुछ अच्छी डिस्काउंट्स रहती है विदाउट इम्पैक्टिंग मार्जिन। और इसलिए मुझे लगता है जो स्टोर काउंट इन्होंने बढ़ाया है, 696 स्टोर्स अभी ऑपरेशनल है इनके, ये इस पे भी आई थिंक इजाफा होगा इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। और ये पूरी की पूरी जो कंजम्पशन स्टोरी है, स्पेसिफिकली रिटेल और सेमी अर्बन कमिंग बैक, आई थिंक एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हमारे सबसे विशाल मेगा मार्ट हो सकता है। तो जो रेटिंग, रैंकिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, हम कैंसिल में सारे पहलू देखते हैं, सारी पहलू ये स्टॉक को बिल्कुल। ओके, विशाल मेगा मार्ट 132 पे, और अभी भी एक बहुत साउंड स्ट्रक्चर है यहाँ पे। हमने 4 ट्रेड्स पिक किए। सस्ता ऑप्शन ट्रेड आया था मैरिको की कॉल मानस जी के सोचने से। लगभग 700 की स्ट्राइक ट्रेड कर रही है 24.25 पे, 24.50 पे। 34 का लक्ष्य यहाँ पर है। दूसरा ट्रेड हमने पिक किया श्रीकांत जी से, आज का एफएन सुपरस्टार BHEL फ्यूचर्स रिकमेंड किया 261.95 पे। रचना जी ने चार्ट का चमत्कार पिक किया, और ट्रेड रहा उनका 3822 पे KEI इंडस्ट्रीज वायर्स और केबल सेगमेंट में। आज एक बार फिर से ये अपना मूव स्ट्रॉन्ग जनरेट करता हुआ। और विशाल मेगा मार्ट आज की मिड कैप फंडा कॉल मयूरेश जी की। निफ्टी हायर लेवल से क्रैक होने के बाद समहाउ, जैसे कि मैं कह रहा हूँ बार बार, 25,000 की ट्रैजेक्टरी को सिक्योर करने की कोशिश करता हूँ। बट अगर आप कंसिडर करें 2:07 के उस लो से, तो निफ्टी बैंक का रिवर्सल फिर भी स्ट्रॉन्ग रहा, मतलब लोअर ट्रैजेक्टरी से। एक बार जरा निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स दिखाइए आप, अभी भी क्या मजबूत है, अभी भी क्या स्ट्रॉन्ग है, कंसिडर करने लायक। अगर मैं इस डिप को ड्यूरिंग द डे बाय करना चाहता हूँ तो क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है? नो डाउट सुबह सुबह PSU बैंक अच्छे थे, इट्स HDFC बैंक स्टिल लीडिंग। बट कोटेक को देखिए आपकी स्क्रीन पे। कोटेक मेरे ख्याल से सुबह से 3-4 बार कॉल्स में अपीयर हो चुका है, और एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ 2222 के आसपास है। जतिन, आपका व्यू क्या है? आई मीन सुबह भी हम बात कर रहे थे, वो 5 मई और 2 मई के बीच में जो गैप था वो फिल हो गया। प्लीज़ OI रखिएगा।
OI पैटर्न स्ट्रॉन्ग है और अब ये धीरे धीरे क्लासिकल राउंडिंग बॉटम में कन्वर्ट होता हुआ अच्छा, आई मीन सेटअप अच्छा लग रहा है कोटेक का। आपका व्यू क्या कहता है, कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि रोलोवर स्टार्ट हो चुके हैं, आपको याद होगा जून में शॉर्टिंग भी काफ़ी हुई थी, वो भी कवर होती हुई, क्या सेंस बन रहा है कोटेक पे अब? नहीं, डेफिनेटली ये जो आपने ऑब्जर्वेशंस पॉइंट आउट किए वो करेक्ट है और हमें लगता है कि कहीं न कहीं अभी ये जो स्टॉक है वो 2270, 2275 तक के रेंज के लिए रेडी हो रहा है। हमें लगता है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस है, वीकली अपर बोलिंगर बैंड है और जो कंसीडरिंग ओवरऑल मार्केट कंडीशंस में ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है विद इन द बैंकिंग स्पेस। तो हमें लगता है कि येस पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा 2275, 2280 के ज़ोन तक। अगर जो कोई करंट लेवल्स पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस लेते हैं तो 2190 का एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएँ। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक खरीदारी की राय फिलहाल यहाँ पे स्टॉप लॉस के लेवल्स बता दिए गए हैं आपको। चलिए अब दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं। आप देखें आज KPIT टेक बाजार के फोकस में है और खबर क्या है, दरअसल ये स्टॉक आज गिरकर डीलों के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आएगा। करीब करीब इंट्राडे में 7% की गिरावट झेली स्टॉक ने, लेकिन गिरावट के कारण क्या है ये बताने के लिए विनी जुड़ रही है हमारे साथ। बताइए विनी, KPIT टेक आज 7% इंट्राडे में लुढ़का है, कारण क्या रहे? एब्सोल्युटली शार्प सेल ऑफ जो दिख रहा है आज KPIT में, बिकॉज उनकी वो जो क्वार्टर अपडेट आई है, मिड क्वार्टर अपडेट है ये। यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो कंपनी हाईलाइट करे कि बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं, टैरिफ की सर्टेनिटी भी अभी तक नहीं आई है, तो उसकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट थोड़ा म्यूटेड है। उसके अलावा डील पाइपलाइन स्ट्रांग है, पर वहाँ पे क्या चल रहा है कि जो कन्वर्जन होती है डील्स की वो थोड़ी स्लो हो रही है, बहुत स्लो पेस पे चल रही है। उसके अलावा रैम्प अप्स जो है डील विंस की वो भी स्लो पेस पे चल रही है, प्रोग्रेस हो रहा है पर स्लो पेस पे, तो सब धीमे पेस पे चल रहा है। उसकी वजह से ओवरऑल डिमांड यूरोप में अच्छा है, पर US और एशिया में डिमांड की भी थोड़ी कंसर्न्स है, वहाँ पे थोड़ी अनसर्टनिटी उस डिमांड पे चल रही है, तो ये थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स हो जाते हैं कंपनी के लिए। और मे बी प्रेशर भी रहेगा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इन Q1 FY26, क्योंकि ये टाइम वर्सेस Q4 FY25 कंपेयर करेंगे तो वन टाइम गेन भी नहीं रहेगा। कंपनी ये भी हाईलाइट कर रही है कि अदर इनकम में भी थोड़ी गिरावट दिख सकती है या थोड़ी कमी दिख सकती है। वाई? बिकॉज उनकी जो फॉरेक्स रेट्स है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स ये क्वार्टर में देखें तो काफ़ी सारे जंप्स हुए हैं, तो उसकी वजह से स्पाइक अप स्पाइक डाउन भी गिरा है फॉरेक्स एक्सचेंज रेट, और उसकी वजह से अदर इनकम भी कम हो सकती है। तो ओवरऑल डिमांड में वीकनेस दिख रही है, एनवायरनमेंट में वीकनेस है, कन्वर्जन्स फास्ट नहीं हो रहे, उसकी वजह से आज स्टॉक नीचे है। नाउ कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने भी एक नोट निकाली है यहाँ पे आज सुबह, सेल रेटिंग है, टारगेट प्राइस है 1000 रुपीज़। उन्होंने कट कर दिया अपना FY26 FY28 का जो अर्निंग्स है बाय 3 to 4%। JP मॉर्गन ने भी सिमिलरली वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q1 FY26 कंपनी के लिए वीक रहेगा, डिक्लाइन दिखेगा यहाँ पे, और मे बी बाउंस बैक दिख सकता है Q2 FY26 से। ऑर्गेनिक ग्रोथ वहाँ पे भी उन्होंने कट कर दिया बाय 4% फॉर FY26, और ओवरऑल FY26 टू FY28 की जो कैगर एस्टिमेट है वो भी 2% से कट कर लिया, और अब उनका नया एस्टिमेट है 14.5%। सो इसकी वजह से आज स्पेसिफिकली जो वीक अपडेट आया हुआ है कंपनी से, हम गिरावट दिख रही है स्टॉक में। शुक्रिया विनीत जानकारी के लिए। और देखिए ब्रोकरेजेस डिवाइडेड नज़र आ रहे हैं फिलहाल इस काउंटर को लेकर, लेकिन जिस तरीके से KPIT टेक में बात करूं तो अप्रैल 2025 से अनुज जी जिसका लो था वो 30% तक इसने रिकवरी दिखाई। हालांकि आज मैनेजमेंट की कमेंट्री वीक तो स्ट्रीट ने पनिश किया है, आप कैसे देख रहे हैं इस काउंटर को? ये फिर रिकवर हो जाएगा, ये इसका टेक्सचर रहा है। आप देखें कभी भी इसमें बड़ी डिक्लाइन आई है उसके बाद ये स्टॉक नॉर्मली रिकवर हो जाता है। देखिए ये प्ले है ऑटोमेशन पर, मतलब ऑटोमोबाइल IT से रिलेटेड ये कंपनी है। इसके साथ दिक्कत क्या है कि स्टॉक काफ़ी महंगा है, और चाहे ये स्टॉक है, चाहे टाटा टेक है, चाहे टाटा एलेक्सी है, इन स्टॉक्स में पिछले काफ़ी समय से हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, काफ़ी डिक्लाइन देखी थी, लेकिन मुझे लग रहा है अभी स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है। और आई थिंक इन लेवल्स पे मुझे नहीं लगता कि रिस्क रिवॉर्ड आपके अगेंस्ट है। बाकी तो खैर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज़्यादा बेटर बता पाएगा, लेकिन आई थिंक सॉर्ट ऑफ बाय ऑन डिप स्टॉक है श्रेया। ये मुझे हैरानी नहीं होगी इस डिप पे बाइंग आ जाए। अब आज की आज नहीं आएगी, हो सकता है 2-3 दिन लग सकते हैं, लेकिन बाइंग आनी चाहिए इसमें, क्योंकि 52 वीक लो से भी आप देखें तो अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है स्टॉक ने। मयूरेश जी आपसे भी एक बार फंडामेंटली राय जानना चाहूँगी KPIT टेक में, कैसा लगता है आपको स्टॉक, क्या व्यू?
अगेन आई थिंक जैसे अनुज जी ने कहा, आई थिंक इट्स अ कंप्लीट प्ले इन टर्म्स ऑफ ER&D, जिसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो अच्छा खासा इनके लिए चल रहा है। ऑब्वियसली आई थिंक जो एक R&D स्पेंड्स में जनरली ग्लोबल ईवी इकोसिस्टम में थोड़ी एक सॉफ्टनेस आई है, डिमांड भी सॉफ्ट हुआ है, थोड़ा ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करने में समय लगने वाला है। एंड बिकॉज ऑफ बोथ दीज रीजंस पुट टुगेदर, शायद जो एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट्स है टुवर्ड्स R&D स्पेंड्स, वो लॉजिकली कम हुए हैं। बट मुझे लगता है आई थिंक ये स्ट्रक्चरल स्लो डाउन नहीं है, ये सिक्लिकल स्लो डाउन है। क्योंकि जैसे आई थिंक वापस डिमांड आ जाएगी, और उम्मीद यही है कि FY27 में, यानी अगले कैलेंडर ईयर में, जैसे स्लोली एंड स्टेडली ईवी डिमांड वापस आएगी अक्रॉस द ग्लोब, इंक्लूडिंग यूरोप, इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका, इंक्लूडिंग चाइना एंड रेस्ट ऑफ साउथ एशिया एज वेल, आई थिंक जो R&D स्पेंड्स है वो ऑटोमेटिकली आई थिंक रिकू हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं आई थिंक KPIT जैसे स्टॉक्स को, जो एक बहुत बड़ा काम करती है R&D में, अलॉन्ग विद टाटा एलेक्सा एज एन एग्जांपल, इसमें बड़ा फायदा हो सकता है। ऑब्वियसली आई थिंक जैसे अनुज ने कहा, इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई थिंक वैल्यूएशंस काया है हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं आई थिंक पोस्ट द गाइडेंस थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है। बट मुझे लगता है आफ्टर 1-2 क्वार्टर्स बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, मुझे लगता है वापस ऑर्डर्स आने चाहिए, प्राइसिंग शुड रिमेन स्टेबल, एंड FY27 FY28 के नंबर्स फार बेटर। मुझे लगता है जिनके पास से बिल्कुल बने रहना चाहिए। आई थिंक ये गिरावट में डर के आई थिंक स्टॉक से निकलना नहीं चाहिए, स्टॉक्स लाइक KPIT इन पर्टिकुलर। चलिए अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक और स्टॉक की बात करते हैं, SBI कार्ड। यहाँ पर अच्छी तेज़ी, बस स्टॉक का प्राइस लेकर आइए ज़रा। और मई में कंपनी का कार्ड स्पेंडिंग मार्केट शेयर बढ़ा है और इस पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई सुबह। इस स्टॉक पर हम काफ़ी समय से पॉजिटिव भी रहे हैं, लेकिन श्रेया, किस ब्रोकरेज ने क्या व्यू लिया इस पर? देखिए, SBI कार्ड आज अच्छी तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है, शुरुआती सत्र से ही हमने देखने को मिला, लेकिन मॉर्गन स्टैनली थोड़ा इक्वल वेट की उन्होंने कॉल दी है। टारगेट प्राइस थोड़ा नीचे का रखा है, लेकिन आंकड़े जब मैं पेश करूंगी तो आप देखेंगे कि वहां से ये मजबूती आई है आज स्टॉक में। मई 2025 में SBI कार्ड का जो स्पेंडिंग खर्च है उससे मार्केट शेयर 17.1% हो गया है, जबकि अप्रैल में ये 16% था। इसके अलावा आप देखें SBI कार्ड की खर्च इजाफा जो महीने दर महीने मंथ ऑन मंथ बेसिस की बात करूँ तो 10.1% रही, जबकि पूरी इंडस्ट्री की बात करूँ तो औसत सिर्फ 30% का था। साल दर साल भी खर्च में SBI कार्ड की ग्रोथ 23% रही है, जबकि इंडस्ट्री का औसत मात्र 15% था। डेली खर्च के मोर्चे पर भी आप देखें तो जून में हर दिन का औसत खर्च साल दर साल 5.5% बढ़ा है, जबकि मई में ये ग्रोथ 4.8% था। कॉर्पोरेट खर्च इसके अलावा आप देखिए वहाँ पे भी रिकवरी आती हुई नजर आई। तो मई 2025 में SBI कार्ड का क्रेडिट कार्ड मार्केट शेयर 19% था, जो साल दर साल 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। लेकिन दिक्कत मंथ ऑन मंथ बेसिस पे है, महीने दर महीने थोड़ी ग्रोथ स्थिर रही है, इसलिए मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट है। इसके अलावा अगर आप इसको एक्सक्लूड कर दें मंथ ऑन मंथ बेसिस वाले आंकड़े को, तो सभी मोर्चे पर नंबर्स अच्छे हैं SBI कार्ड के, इसलिए आज स्टॉक फोकस में है और अच्छी खासी रैली में देखने को मिल रही है। ओके, बिल्कुल। तो ये इस समय एक मूव इस समय SBI कार्ड पर। कविता जी, SBI कार्ड चार्ट पे कैसा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेंथ रही है स्टॉक में? यस अनुज जी, काफी स्ट्रेंथ के साथ कंटिन्यूअसली अपने वीकली डेली एवरेजेस के ऊपर रहा। मुझे लग रहा है ये 980 इसका प्रीवियस हाई अगर आप देखें तो 1020-21 के लेवल के पास है। सो जिनकी भी पोजीशनिंग है वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं पोजीशन में 960 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हमारे अगले गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के CIO योगेश पाटिल जुड़े हैं, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 18 साल से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं। LIC म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज कैप जैसे फंड मैनेज करते हैं। इनसे समझते हैं कि मार्केट में अब इस समय क्या आपको व्यू रखना होगा। आप योगेश जी, गुड आफ्टरनून। काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट रहा है ये, काफ़ी ख़राब खबरों पर भी नहीं गिरा, अब आज अच्छी खबर पर भी बहुत ज़्यादा नहीं चला, लेकिन आप कैसे इस मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून एंड बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को आपको चैनल में बुलाने के लिए। देखिए, मार्केट में कोई ना कोई इवेंट हमेशा होता रहता है, ये मार्केट कभी भी इवेंट लेस नहीं होता है।
और कोई ना कोई इसमें नेगेटिव इवेंट भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो हमें देखना है कि ये इवेंट कुछ स्ट्रक्चरल है या जैसे कोई बहुत बड़ा इशू हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस है या कोई बड़ी बैंकरप्सी है, कि ये जो कुछ जो इवेंट है और इश्यूज है ये बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो सकते हैं आपस में सुलह करके। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा इस पर्टिकुलर इवेंट को लेके कोई चिंताजनक बात तो नहीं है वैसे। और इंडिया में जैसे कि लॉन्ग टर्म आउटलुक इंडिया का अच्छा ही है, क्योंकि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और बहुत सारे रिफॉर्म्स या डेवलपमेंट गवर्नमेंट फोकस चेंज हुआ है। मैक्रो आउटलुक बहुत स्ट्रांग है, फिस्कल डेफिसिट और आरबीआई ने जैसे टाइट पॉलिसी रखी थी, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कट दिया है जो कि थोड़ा लिक्विडिटी सपोर्ट करेगा इकोनॉमी को। तो ओवरऑल बेस पे ठीक है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हम लोग पॉजिटिव है मार्केट में। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत इवेंट्स को लेके या यूएस टैरिफ को लेके या दूसरे किसी और रीजन से उछल कूद रहेगी हमेशा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई चिंताजनक बात है। और जिसको भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करना है डेफिनेटली वो अपने होराइजन के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं वैसे। ओके, चलिए, तो आप इनको ये शॉर्ट लिव्ड अगर आप देखें तो ये इंसिडेंट्स हैं और शायद बहुत लंबे टर्म में इनका फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट योगेश जी, जब आप कहते हैं कि आप लॉन्गर टर्म पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये लेवल्स अच्छे हैं, आपको एंटर करना चाहिए मार्केट में, आपका वैल्यूएशंस के लिहाज से कंफर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? आपकी प्रायोरिटी क्या है? मतलब वैल्यूएशंस आपको कहाँ अलाउ कर रहे हैं फ्रेश बाइंग इस वक्त? ये वैल्यूएशन से ज़्यादा हमें ये देखना चाहिए कि आउटलुक कहाँ पर अच्छा है, अर्निंग आउटलुक, प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पर अच्छी है अगले 5 सालों के लिए। क्योंकि कई जगह हो सकता है 1 साल के आउटलुक से इन्वेस्ट करेंगे तो वैल्यूएशन ज़्यादा रहे तो नहीं टिक पाएंगे वैल्यूएशन। लेकिन अगर 5 साल का व्यू लेंगे और जहाँ पे अर्निंग सीजर बेटर है, तो नॉर्मली हम लोग इसमें पैग रेशियो फॉलो करते हैं बजाय सिंपल पी वैल्यूएशन की। या तो फिर आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो या फिर पैग रेशियो फॉलो करते हैं जिसमें ग्रोथ भी कैप्चर होती है। क्योंकि आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे री रेटिंग और ईपीएस दोनों का होना बहुत जरूरी है। कई जगह री रेटिंग हो चुकी है और इंक्रीमेंटल जो स्टॉक में रिटर्न आएगा वो अर्निंग ग्रोथ के कारण आ सकता है या फिर बहुत बड़ा कुछ रेगुलेशन या इवेंट चेंज होगा तो आ सकता है। तो सेक्टर्स में जैसे हमें पावर सेक्टर्स में काफ़ी ग्रोथ है अगले 5 सालों में। पावर सेक्टर, डेटा सेंटर, डिफेंस, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट में भी हम लोग काफ़ी बुलिश है। और ईएमएस स्पेस में जो कि इंडिया काफ़ी इंपोर्ट करता है और इंडिया में डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बहुत कम है, तो गवर्नमेंट का फोकस भी है। रेलवेज है यहाँ पे, बट हमें स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी पड़ेगी क्योंकि ब्लेंडेड अप्रोच नहीं काम करेगी यहाँ पर। कि कई जगह कई स्टॉक्स में अर्निंग आउटलुक अगर अच्छा है तो वैल्यूएशन में कैप्चर भी हो चुका है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ अर्निंग ग्रोथ जो हमेशा फोकस करनी चाहिए लॉन्ग टर्म में। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ब्लिप आए, लेकिन अर्निंग ग्रोथ पे ही हम लोग फोकस करते हैं और वही मैं सबके सलाह देता हूँ फोकस करने के लिए। ओके, ठीक है। अच्छा योगेश जी, योर पॉइंट टेकन, बट जैसे कि आपने डिफेंस का जिक्र किया, डिफेंस ओवर हीटेड भी है इस वक्त। उस पर आपका आउटलुक मैंने सुन लिया। एक दो थीम्स और अच्छा कर रही हैं, अगर आप उस थीम को भी अगर आप थोड़ा और डिस्ट्रीब्यूट करें, बाइसेक्ट करें, तो आपको बहुत डाइवर्जेंस नजर आएगा। फार्मा कुछ टिप्पणियों के चलते, यूएस के चलते, डोनाल्ड ट्रंप के चलते अभी तक म्यूटेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। ऑन द कॉन्ट्रेरी हेल्थ केयर इज डूइंग क्वाइट वेल। आई मीन सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे। फार्मा में, हेल्थ केयर पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, फार्मा में क्या हुआ है कि काफी हद तक जो आपका आप देखेंगे टैरिफ के पहले से भी काफी सारी चीजें कैप्चर हुई थी और जेनेरिक मार्केट में प्राइस इरोजन बहुत ज्यादा हो रहा था, और जो अभी काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। लेकिन कोई भी कंट्री अगर बार बार रेगुलेशन चेंज करता है या टैरिफ को लेके काफी सारा चेंजेस लाता है तो उसमें शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट अक्सर आता है, ये देखा गया है। और टू बी फ्रैंक, हम लोग जो है यूएस फार्मास्यूटिकल या यूएस जेनरिक से रिलेटेड कोई भी स्टॉक्स में ज्यादा व्यू नहीं रखते स्ट्रांगली। डोमेस्टिक फार्मा में फोकस करते हैं हम लोग, लेकिन फार्मा में वैल्यूएशन का स्कोप बहुत कम है, या तो फिर कहीं ना कहीं आउटलुक का अनसर्टेनिटी है। क्योंकि जब आप दूसरे कंट्री से डील करते हो, उसके रेगुलेटर से डील करते हो, तो कई बार पॉजिटिव आउटकम हमेशा नहीं आता है अपने चाहने के बाद भी। तो ये सेक्टर में थोड़ा सा हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। रही बात हेल्थ केयर जैसे हॉस्पिटल्स है,
देखिए ये कोविड के बाद ये पर्टिकुलर सेगमेंट में अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है और लोग भी बहुत कॉशियस हो गए और ये आउटलुक इसलिए भी चेंज हुआ है कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ रहा है और लोग भी काफी जागरूक हो गए इन्वेस्टमेंट को लेके, सॉरी ना ट्रीटमेंट को लेके, तो उसके चलते में इनका आउटलुक सुधरता जा रहा है। और वैसे भी इंडिया की काफी पॉपुलेशन जो एलाइट क्लास है वो काफी पहले जाती थी और उनका ट्रीटमेंट ठीक होता है, लेकिन कई जगह अभी मिडिल क्लास प्रमोशन भी बढ़ता जा रहा है और मेडिकल टूरिज्म है उसका भी स्कोप बढ़ता जा रहा है। तो वैसे भी अगर आप देखेंगे कि ये सेक्टर अच्छा कर रहा है। हाँ, कई जगह वैल्यूएशन है, कैप है, जैसे हर सेक्टर में होता है, हमें केस टू केस देखना पड़ेगा, कंपनी टू कंपनी अलग रहेगा वैल्यूएशन, तो ये हमें केस टू केस देखना पड़ेगा। बट हेल्थ केयर थोड़ा सा बेटर लग रहा है। हेल्थ केयर ठीक लग रहा है अभी आपको। योगेश जी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। सर पिछले साल हमने देखा कि थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स का बोलबाला था, हालांकि 2025 के शुरुआत से रुझान थोड़ा बदलता हुआ नजर आया है और पिछले ही वीक का आंकड़ा आपके सामने रखूं तो थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स में 3% का करीब लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब क्या 2025 में हमें पोर्टफोलियो थोड़ा बेहतर तरीके से डिज़ाइन करना होगा, रुझान क्या थोड़ा लार्ज कैप मिड कैप की ओर रखना होगा, थीमेटिक और हाइब्रिड से थोड़ा दूर रहे? आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपका सजेशन? देखिए ये एक इंडिविजुअल कॉल है, मैं इस पर कोई सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन देखिए थीमेटिक फंड ने 5 साल में बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है, तो हो सकता है एक साल लल पीरियड आए जहां पे रिटर्न ना रहे क्योंकि एक हायर बेस क्रिएट हो चुका है और काफी सारे स्टॉक्स में भी वैल्यूएशन कैप्चर हो गए हैं। तो या तो थोड़े नए सेगमेंट्स में एंट्री मारनी पड़ेगी या फिर अगर इसका बिजनेस आउटलुक इंप्रूव होगा तो डेफिनेटली इन सब फंड्स का भी रिटर्न्स इंप्रूव रहेगा। लेकिन अभी मैं इस पे कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि 5 साल जितना चल चुका है तो कंटिन्यूटी भी डाउट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम ये थीमेटिक स्पेशली कुछ थीमेटिक फंड में हम लोग पॉजिटिव है क्योंकि इंडिया में जो कुछ चेंजेस हो रहे हैं वो स्ट्रक्चरल है जो कि बिना इन्वेस्टमेंट या कैपेक्स के पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली जो फंड इसको कैप्चर कर रहा है डेफिनेटली हम लोग पॉजिटिव है। बट कई बार ऐसा होता है कि 2 से 3 क्वार्टर का कई बार पॉज आता है कंपनीज में या बिजनेस आउटलुक को लेके, वो उसके कारण हो सकता है रिटर्न थोड़ा स्टैग्नेंट रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम लोग पॉजिटिव है इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में। ओके योगेश जी, एक और सेक्टर पे आपकी राय जानना चाहूँगी। हमने इस 2025 में अभी तक कैपिटल मार्केट स्टॉक्स को काफ़ी चलता हुआ देखा, इसको वॉर प्रूफ सेक्टर भी माना जा रहा है और क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी इतनी ख़राब खबर के बावजूद हमने देखी, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स फोकस में है। इस पर आपका कोई टेक कैपिटल मार्केट स्टॉक्स BSE, CDSL, कैम्स, MCX जैसे स्टॉक्स पर? देखिए स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन ये है कि कैपिटल मार्केट का इंटरेस्ट जो है काफी बढ़ता जा रहा है, एक अवेयरनेस भी बढ़ रही है और एक पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक साल में मतलब कई जो कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स है उनके वॉल्यूम्स देखेंगे, अगर आप आउटलुक देखेंगे तो बहुत चेंज हो गए। तो इसका मतलब ये है कि काफी ट्रेडिंग कम्युनिटी काफी इंटरेस्ट दिखा रही है। इन्वेस्टर्स तो नहीं बोलूंगा मैं, बट ये पर्टिकुलर सेगमेंट जो है ओपन अप हुआ है और इसमें बहुत सारे नए क्या नाम है डीपी होल्डर्स बढ़े या फिर ट्रेडर्स बढ़े, उसकी वजह से ये पर्टिकुलर सेगमेंट की जो सेक्टर्स की कंपनियां हैं वो अच्छा कर रही है। और ये देखिए ये भी एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है, इंडिया में इक्विटी मार्केट्स का ग्रोथ हो रहा है और उसके चलते में इससे रिलेटेड जो भी सेक्टर्स है या फिर कोई सेगमेंट्स है जैसे एक्सचेंज है या डिपॉजिटरी है, इन सभी को इसमें फायदा मिलेगा, जो कि एक पास्ट में नहीं रहा है। हर देश में ऐसा ट्रेंड आता है जो कम से कम 15 से 20 साल तक नॉर्मली कैपिटल मार्केट का जो ट्रेंड है कंटिन्यू देखा गया है, चाहे यूएस हो या जापान हो। ऑब्वियसली इसका एक एंड पीरियड भी आता है, लेकिन एज ऑफ नाउ पिछले 2-3 साल से इंडिया में सेगमेंट अच्छा कर रहा है और हमें भी लगता है आगे आने वाले कुछ 2-3 सालों में ये और बेहतर आउटलुक दे सकता है और रिजल्ट दे सकता है। ओके योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू पे, अब स्ट्रैटेजी। अनुज, मंगलवार ने अपना जो वचन है ना पूरा निभाया, पहले उठाया फिर पटक के दिखाया 25,050, बट हम सिक्योर करके जा रहे हैं, क्या व्यू रहेगा अनुज? फिर तो देखिए थोड़ा सा मैं एक चीज़ कहूँ कि थोड़ी हिम्मत करिए और हेज पोजीशन के साथ लॉन्ग कैरी करिए
क्योंकि देखिए एक और चीज़, डॉलर रुपए की स्ट्रेंथ देखिए, 86 के वापस नीचे आए, क्रूड अभी भी 70 के नीचे है, डाउ फ्यूचर में अभी भी अच्छी खासी तेज़ी है। मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा इस चीज़ से डर गए, वो एक दो जो स्टेटमेंट आई, लेकिन फिर भी इवेंचुअली अगर आप देखें मार्केट ने हायर हाई और हायर लो बनाया, ऑल साइड एंड बाकी सब चीज़ें दरकिनार कर दीजिए चलिए एक बार के लिए, और कुछ नहीं तो उस हिसाब से। और 24,950 का वो जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप था उसके ऊपर ही बंद हो रहे हैं हम। थोड़ा बहुत सीज़ फायर के बाद ये सब चीज़ें होती हैं, थोड़ा बहुत नॉइज़ आता है, लोग ओवरनाइट पोजीशन नहीं कैरी करना चाहते हैं, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, और अनफिनिश्ड बिजनेस बाकी है अभी। मेरा ये मानना है कि अभी भी मार्केट में शॉर्ट कवरिंग बड़ी वाली बाकी है। और हाँ, क्रूड पर नज़र रखें। अब क्रूड देखिए, आप अब कहाँ बात कर रहे थे, वो उन स्टेटमेंट्स के बाद, इतनी सब स्टेटमेंट के बाद भी कहाँ 70 क्रॉस कर पाए हम, 69, 70 के नीचे ही हैं। जब तक हम यहाँ पर हैं, हम आई थिंक मामला जो है ना वो ठीक ठाक है। तो व्यू मेरा यही रहेगा, हाँ अपने आप को हेज कर लें, कल को कोई बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए। हेजिंग में कोई बुराई नहीं है, कल भी अगर आप हेज पोजीशन के साथ घर गए होते तो आज सुबह अगर निफ्टी ने आपको 300 पॉइंट का गैप अप दिया तो उसमें हेजेस की वजह से आपका बहुत छोटा सा ही लॉस हुआ होता। तो उस हिसाब से हेजेस हमेशा ठीक रहते हैं ओवरनाइट में ऐसी मार्केट में, लेकिन व्यू लॉन्ग साइड का ही रखना है अभी तो। अगर ये ब्रेक होगा, निफ्टी ने 24,800 ब्रेक किया, तब उस व्यू को चेंज करेंगे। फिलहाल के लिए वो व्यू सेम है, और बैंक निफ्टी पर भी मेरा व्यू सेम है। हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं, आज नहीं हो पाया वो, ठीक है। आज का अगर आप हाई देखें 57,000 से थोड़ा सा हम कम रह गए, करीब 130-140 पॉइंट कम रह गए थे, ऑलमोस्ट उस ट्रेजेक्टरी में पहुंच गए थे। लेकिन ठीक है, ये इवेंचुअली होना है, ये अनफिनिश्ड बिजनेस है, इवेंचुअली होना है मार्केट में। और तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, स्टे लॉन्ग। और एडवांस डिक्लाइन अच्छा बंद हो रहा है, मिड कैप अच्छा बंद हो रहे हैं, मेरे ख्याल से इस समय बने रहें तो वो बेटर रहेगा। स्टे लॉन्ग और थोड़ा सा हेजिंग के साथ, और स्लाइटली अगर आप देखें कोई आउट ऑफ मनी पुट के साथ आप एक हेज खड़ी करके अगर लॉन्ग कर सकते तो करिए। सारे वेरिएबल्स अभी भी आपके फेवर में हैं। डाउ फ्यूचर्स का उल्लेख अनुज ने किया, क्रूड का, और ये मान के चल रहे हैं कि अमूमन एक फर्स्ट इंस्टेंस में जब सीज फायर का ऐलान होता है तो छोट-पुट घटनाएं ऐसी होती हैं, उसको बहुत तवज्जो अभी देनी नहीं चाहिए। एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक कर लेते हैं। डाउ फ्यूचर्स याद रखिएगा अभी भी करीब 350 अंक ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और मोमेंटम यहाँ परसिस्ट कर रहा है। रचना जी, क्या कैरी करेंगे आप वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए, बुधवार के लिए? जी मेरी तरफ से शॉर्ट रहेगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि एक नॉर्मल पुल बैक जो आता है वो इस हिसाब से नहीं आता जिस हिसाब से आज मार्केट वापस आई है। एंड विद वॉर और विदाउट वॉर वी आर बैक इनटू द सेम रेंज जहां हम 1.5 महीने से फंसे हुए हैं। तो हम गोदरेज प्रॉपर्टीज को शॉर्ट करेंगे, और 2400 के करीब है फ्यूचर्स, हम 15 रुपए का एसएल लगाएंगे इसमें। एंड हमारा पहला टारगेट होगा 2370 एंड उसके बाद 2360। पर एक सेल कॉल रचना जी की तरफ से। गाबा सर, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? आई थिंक मैं भी शायद शॉर्ट ही करूंगा। रहेगा मारुति, काफी बढ़ चुका है, थोड़ा फटीग नजर आता है। ट्रेड करें 12,610 के आसपास, स्टॉप हुआ करीब 12,650 का, ज्यादा नहीं 60 रुपीज का। डाउन साइड टू 12,500 पॉसिबल है मारुति शॉर्ट। ओके, तो अभी तक 2 शॉर्ट साइड की ट्रेड आ गई है, मारुति शॉर्ट करने की सलाह गाबा सर की तरफ से। श्रीकांत चौहान जी, आप बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं, BTST STBT? श्रीकांत जी? तो देखिए, मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर मार्केट में जहाँ पे भी हम देखते हैं कि मार्केट वापस रेंज के अंदर आ रहा है, वहाँ पे वापस से मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में बाइंग आ जाती है, थोड़ी खरीदारी आती है, थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में आता है। अगर आज मार्केट 23,200 के ऊपर बंद हो 25,200 के ऊपर बंद होता तो फिर बात अलग थी, हम लोग लार्ज कैप स्टॉक्स लेके जाते। लेकिन जैसे कि क्लोजिंग आ रही है उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि किसी मिड कैप स्टॉक को चुने, और उसमें टीटागढ़ वैगन, ये हमें स्टॉक अच्छा लग रहा है, जो करंटली अभी ट्रेड कर रहा है अराउंड 923 के करीब, आज के डेज हाइस के आसपास है। लेकिन एट द सेम टाइम इसका एक जो टेक्निकल पैटर्न बना है वो काफी बुलिश है। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 945 तक जा सकता है। करंट लेवल से इसे खरीदे और 915 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, टीटागढ़ वैगन। और ये सुबह सुबह आज रेलवे स्टॉक्स में जो मूव आया था उसको लीड कर रहा था, और बड़ी बात है कि अंतिम दौर तक ये कायम रहा। कविता जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी,
52 वीक हाई पर है Hyundai मोटर्स, तो हम कैश से Hyundai मोटर्स लेकर जाएंगे। 2075 के लेवल पर है, बहुत अच्छी क्लोजिंग दे रहा है काउंटर। एज अ BTST 2140 2150 के प्राइस टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए फॉर BTST 2050। इवन हमने ये कॉल हमारे क्लाइंट्स के साथ एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी दिया है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 2250 अंटिल काउंटर 1980 के ऊपर मेंटेन है। इसमें एक बाइंग डिक्लाइंस पर भी की जा सकती है। ओके, अब मानस के पास चला जाए। मानस जी बताइए, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? तो देखिए अनुज जी, इंडस टावर में खरीदारी करके जाएंगे। यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, तो इंडस टावर के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 408 का, 408 रुपए के स्टॉप लॉस से इंडस टावर के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। और आपकी जो टारगेट है वो 425 425 रुपए के रहेंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सारी BTST कॉल्स पूरी हुई, यतिन के पास जाएं डीलिंग रूम चेक के लिए। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आज रात को MSCI की अहम बैठक होने वाली है। आज की बैठक भारतीय मार्केट के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है वो हम यतिन से समझेंगे, क्योंकि इसमें एंगल है कोरिया का, बिल्कुल, लेकिन इम्पॉर्टेंट भारत के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। हाँ, तो ये कोरिया में जो बदलाव हो रहा है ना, इसका सीधा फायदा भारत को हो सकता है। और साउथ कोरिया के मार्केट्स की बात कर रहे हैं। अभी साउथ कोरिया मार्केट्स इमर्जिंग मार्केट बास्केट का हिस्सा है, और क्योंकि यहाँ शॉर्ट सेलिंग वहाँ की सरकार ने बैन कर दी थी, तो जो डेवलप मार्केट का स्टेटस था साउथ कोरिया को कुछ सालों पहले मिल जाना चाहिए था, वो मसौदा अटका हुआ था। MSCI के एक्नॉलेजमेंट के बाद कि हाँ, ये शॉर्ट सेलिंग जो रिजॉल्व हो गई है इशू, अब साउथ कोरिया डेवलप मार्केट्स में क्लासिफिकेशन के लिए ऑल कंप्लायंसेस पूरा करता है। आज जो MSCI का डिसीजन होगा वेदर और नॉट साउथ कोरिया एक डेवलप मार्केट इंडेक्स में शामिल होगा या नहीं होगा। साउथ कोरियन मार्केट्स इस मूव के पहले 20% ऑलरेडी चढ़े हुए हैं। लेकिन इसमें इंडिया एंगल क्या है? इंडिया एंगल ये है क्योंकि MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का भाग है साउथ कोरिया, और उसका जब अपग्रेड होता है तब यहाँ जो खाली वेटेज है वो भारत और चाइना के बीच में बड़ी पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ नजर पड़ेगा। और भारत को इसी के लिए फायदा होगा क्योंकि जो भी इंक्रीमेंटल वेट साउथ कोरिया का ऊपर जाएगा, जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में खाली जगह है, इसके कारण करीब 4 से 5 बिलियन डॉलर्स का एस्टिमेट है कि पैसिव फ्लोज इंडिया में आते हुए नजर पड़ेंगे MSCI की तरफ से, और कुल मिला के लगभग 40,000 करोड़ रुपए तक की बाइंग इंडिया में आती हुई नजर पड़ेगी। तो साउथ कोरिया जब अपग्रेड हो रहा है तो ऑब्वियसली इंडिया का वेटेज आपको इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इवेंट हम देखेंगे, ये होता है कि नहीं होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो मॉनिटर करना होगा कि ये जो बदलाव हो रहे हैं, ये वेटेज कितने चरणों में इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा, या वन शॉट 40,000 करोड़ बाइंग है या इसका 4 पार्ट होगा, वो MSCI डिसाइड करेगा। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। काफ़ी समय से आई थिंक इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। आई थिंक 10 साल के करीब तो हो गए हैं करीब जो सुन रहे हैं इस बात को कि MSCI की कोरिया को डेवलप मार्केट का स्टेटस मिल जाएगा। एंड इन दैट केस ऑब्वियसली अगर वो इमर्जिंग मार्केट से ऊपर डेवलप में जाएगा, जैसे निफ्टी जूनियर से अगर आप किसी स्टॉक को निफ्टी में लेकर आते हैं तो बाकी स्टॉक्स में थोड़ा सा जगह बनती है, ऐसे ही शायद अगर ऐसा हो कि ये कोरिया को आप डेवलप मार्केट बनाए तो इंडिया के लिए जगह बनेगी। और उसमें कितने इन्फ्लो आ सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो? कितने इन्फ्लो? 4 से 5 बिलियन डॉलर। सो ब्रॉडली 40,000 करोड़ का इन्फ्लो है, मतलब इंडिया के लिए 40,000 करोड़ की सिटिंग लॉटरी है। ऑब्वियसली चाइना का वेट और दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स का वेट भी बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी हाई है तो एक मेजर पोर्शन वेटेज का इंडिया में आता हुआ नजर पड़ेगा, जिसकी वैल्यू एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं 4 से 5 बिलियन डॉलर्स के बीच। चलिए, तो 4 से 5 बिलियन डॉलर की लॉटरी लगेगी या नहीं, ये देखेंगे। डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिला आपको, किन 2 स्टॉक्स पर नजर? जी, तो दोनों ही आज टाटा ग्रुप के स्टॉक्स फोकस में है। सबसे पहले टाटा पावर, जहां ओपन इंटरेस्ट 14% बढ़ा हुआ है, और डीलर्स यहाँ BTST की एडवाइस दे रहे हैं। पावर स्टॉक्स में ऐसे भी आज मोमेंटम है, तो डीलर्स को लगता है 402 405 के लेवल्स यानी यहाँ से मिलने चाहिए, तो 2 से 3% का गैप अप डीलर्स यहाँ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा टाटा केमिकल्स, काफ़ी सारे HNIs के रेडार पे ये काउंटर है, और टाटा केमिकल्स की बात करें तो ऑब्वियसली जो डिसीजन है सोडा ऐश को लेके, वहाँ एंटी डंपिंग ड्यूटी आ सकती है, इन्वेस्टिगेशन अंडरवे, तो वो एक्सपेक्टेशन भी बाजार में है, और डीलर्स यहाँ BTST की एडवाइस दे रहे हैं 920 925 तक के लेवल्स के लिए। तो आज दोनों ही जो स्टॉक्स हैं वो टाटा ग्रुप से हैं। चलिए, दोनों टाटा ग्रुप स्टॉक्स पर आप नज़र रखें। आप एक काम करें, शुक्रिया यतिन। वीरू के पास चले आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू, मार्केट ब्रेथ सुबह तो काफ़ी शानदार पॉजिटिव थे, अभी भी पॉजिटिव ही रही होगी वैसे? पॉजिटिव है, लेकिन जो निखार 12 बजे तक था अनुज, वो तो कुछ हद तक कम हो गया है ना। बट शॉर्ट कवरिंग आज महत्वपूर्ण पहलू रहा। सुबह भी जो ट्रिगर आया था दैट वाज आई थिंक एंटायरली स्पॉन्सर्ड बाय शॉर्ट कवरिंग, उसका बड़ा अंश शॉर्ट कवरिंग था। लॉन्ग्स भी थे, लेकिन अगर आप अपेक्षा कर देखें तो शॉर्ट कवरिंग की बिल्कुल था। 57 लॉन्ग,
शॉर्ट कवरिंग 114 में, 9 में शॉर्ट, 19 में शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब करीब 35 स्टॉक्स में देखने को मिली। आइए अब आते हैं किन किन स्टॉक्स में लॉन्ग क्रिएट हुआ। HPCL, इंडस टावर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था और बाकी क्रूड की स्टोरी ने अपना काम बखूबी किया। कैपिटल मार्केट थीम में HDFC AMC और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अगर आप देखें मूव भी अच्छा था आज। हालांकि मैं यहाँ पे ग्रासिम का जिक्र कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। और टीटा रेल सिस्टम में शॉर्ट कवर था, वोडाफोन आइडिया में खबर का इम्पैक्ट था, डिलीवरी, अंबुजा सीमेंस, यहाँ पे मैं उस ग्रुप का जिक्र कर रहा था। L&T फाइनेंस स्ट्रॉन्ग मूव था बट शॉर्ट कवरिंग। बाकी HAL, एवेन्यू सुपरमार्ट भी आज प्रॉफिट टेकिंग मोड में आया, काफ़ी चल रहा था 3 दिन से। और पावर ग्रिड, फिनिक्स मिल्स, दिवीज लैब प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर और शॉर्ट बिल्डअप भी था। और नेक्स्ट स्लाइड में जो कम्प्लीटली कैश में कन्वर्ट हुए स्टॉक्स जहाँ पे प्रॉफिट्स, उसमें KPIT टेक इन्होंने जो आउटलुक शेयर किया, उसके बाद सिंक हुआ ये स्टॉक आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। बाकी ऑल इंडिया क्रूड, भारत डायनामिक्स डिफेंस की थीम आज कोलैप्स हुई पोस्ट द सीज़फायर। ONGC और नायका ये कुछ और काउंटर्स जो कि आज बैकफुट पे थे। नायका का जो मोमेंटम था वो कोलैप्स हुआ। अब कविता जी हैं, सही शख्स वही हैं, मतलब पूछने के लिए सही उम्मीदवार नायका पे। कविता जी, कंप्लीट रिवर्सल 205 से है। अभी अगर देखें तो ये अपने 1020 EMA पर जाकर क्लोज होते हुए दिख रहा है। यस, कल का पूरा तेजी इसने आज गवाई है। मुझे लगता है स्टिल 20 EMA को रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो 195 के स्टॉप लॉस के साथ अगर किसी की पोजीशनिंग है तो वो अभी फिलहाल बने रह सकते हैं। ओके, चलिए बैन अपडेट की बात करते हैं। और एक दो स्टॉक्स जो वीडियो ने मेंशन किए वो बैन में या तो एग्जिट या एंट्री कर रहे हैं। RBL बैंक का पूरी सीरीज बैन में रहा है, इसी वजह से आप 5% रोल ओवर देखेंगे यहाँ पर। 81% पोजिशनिंग, तो ये बैन से बाहर आने की तैयारी कर रहा है। बायोकॉन बैन से बाहर आने की तैयारी कर रहा है, 79% पोजिशनिंग यहाँ पर है। और टीटागढ़ बैन से बाहर आया सिर्फ बैन में बाहर जाने के लिए, तो वापस 100% पोजीशन यहाँ पर। और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल ये भी बैन में जाने की तैयारी कर रहा है, 93% पोजीशनिंग यहाँ पर इस समय हो चुकी है। तो ये कुछ कुल मिलाकर आपके लिए बैन अपडेट। श्रेया, पंचनामा की बात करें श्रेया? जी, पंचनामा में क्वेश्चन से देख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा सवाल आज। एक तो टोरेंट पार्क के ऊपर आया है। ये स्टॉक निचले स्रोत से अच्छा रिकवर करके आज सेशन में डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी, 2.5% की तेज़ी के साथ 1451 के लेवल पर प्रॉफिट में है। ये टोरेंट पार्क बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बुक नहीं करना चाहिए, कैरी करना चाहिए। बहुत अच्छे ग्रुप की अच्छी कंपनी है, पावर स्टॉक टोरेंट ग्रुप कॉम्बिनेशन है, दोनों बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है। इसका थोड़ा लंबे समय का चार्ट रख दीजिए जरा एक बार टोरेंट पावर का। काफ़ी समय के बाद ये चलना शुरू हुआ है। मेरे ख्याल से बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ये स्टॉक मेरे ख्याल से पावर स्टॉक में तेज़ी अभी शुरू हुई है, तो बने रहें। ओके, बने रहने की सलाह। NHPC, इस पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं, हम डिस्कस भी करते हैं मार्केट का पंचनामा में। फिर से आज ये सवाल आया है, तो पिक किया है मैंने 0.5% की तेज़ी के साथ। हालांकि हाई साइड से थोड़ा फिसला है आज के सेशन में जब मार्केट हल्का हुआ, लेकिन अभी भी ग्रीन में क्लोज होने की तैयारी। कोर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक NHPC? नहीं कि इसके साथ ना एक दिक्कत पता है क्या है, ये एक तो इसका अगर आप इसका 1 साल का चार्ट देखेंगे, बहुत ही नीरस ये स्टॉक रहा है। और इसमें अगर आप एक चीज़ और नोटिस करें, इसमें वो इंडस वाटर ट्रीटी का भी एक फैक्टर आता है। तो और वो आई थिंक भारत अब कह चुका है कि अब वो उसको हम शायद कभी रिस्टोर नहीं करेंगे, मतलब। तो ये एक चीज़ है यहाँ पर। इस स्टॉक में एक मूव आया था ज़रूर, काफ़ी समय तक इसने अंडर परफॉर्म किया था। अगर इसका 5 साल का चार्ट देखेंगे आप, 36 रुपये से लेके करीब करीब ये स्टॉक काफ़ी समय तक 36-40 के जोन में रहा था। उसके बाद इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी समय से ये शांत बैठा है और कुछ खास है नहीं इसमें। और एक चीज़, इसमें कोई बहुत खास डिविडेंड यील्ड भी नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप इसको डिविडेंड के लिए ले लें। आई थिंक कुल मिलाकर 1 या 1.5 रुपये डिविडेंड देता है, तो यील्ड भी कोई बहुत खास नहीं है, 1.25-2% के करीब की यील्ड आती है। तो उस हिसाब से भी कोई बहुत खास ये स्टॉक है नहीं। तो अगर इसी स्पेस में कोई पिक करना हो, यहाँ से एग्जिट करके शिफ्ट करे, तो कौन सा होगा वो कोई स्टॉक जो आपके रडार पर फिलहाल? देखिए, मेरे ख्याल से टाटा पावर स्पेस में आई थिंक रिलेटिवली बेटर स्टॉक है। अगर आपको पावर स्टॉक्स में देखना है तो फिर वो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से।
ओके ठीक है, टाटा पावर बेटर स्टॉक लग रहा है एनएचपीसी, तो यहाँ से निकलने की राय फिलहाल। और कुछ काउंटर्स डिस्कस करते हैं जो हाई साइड से बाजार थोड़ा फिसला लेकिन डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी। आयशर मोटर्स ऑटो पैक में आप देखिए शुरुआत से ही मोमेंटम था और वो भी इंटैक्ट। आयशर मोटर्स डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक हम जिक्र भी कर रहे थे, यहाँ पे भी मोमेंटम इंटैक्ट रहा। एसबीआई लाइफ और पावर सेक्टर की बात करें तो कोल इंडिया कल भी तेज था और आज भी तेजी के साथ ही बंद होने की तैयारी कर रहा है। बजाज ऑटो भी इसमें फिलहाल इस लिस्ट में शामिल। बजाज ऑटो काफ़ी दिनों से, एक बार इसको डिस्कस करते हैं, 8,379 के लेवल पर 1.5% की तेज़ी के साथ। मानस जी आप बताइए, बजाज ऑटो ये स्टॉक अभी फिलहाल कैसा लग रहा है, क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्या स्ट्रैटेजी? तो देखिए कुछ ऑटो स्टॉक्स में आज बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, लेकिन बजाज ऑटो उनमें से एक नहीं है। छोटी सी रिकवरी देखने को मिली है लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि बजाज ऑटो जब तक 8700 के ऊपर ना निकले, यहाँ पर फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 8250 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। ओके, 8250 का स्टॉप लॉस लगा लें। और एक दो काउंटर्स ले लेते हैं जो कि अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। बीएचएल का जिक्र श्रीकांत ने करा था, लेकिन ओबेरॉय रियल्टी वाकई इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर में क्लोज होता हुआ। कविता जी फाइनली मानती हैं कि एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है, एक ऐसे दिन जब इंडेक्स हायर लेवल से सिंक हुआ बट स्टिल जिस प्रकार की स्ट्रेंथ कैरी कर रहा है एक क्लिक के लिए? यस, सो ओबेरॉय बहुत ही अच्छे फॉर्मेशंस बनते हुए दिख रहे हैं। और एज अ डिस्क्लेमर ये कॉल आज हमारे क्लाइंट्स के साथ भी हमने शेयर किया था। सो अभी भी 1994 के लेवल पर है और पोजिशनली देखें तो ये 2150 2200 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिनकी पोजिशनिंग है बने रहना चाहिए उन्हें 1960 के स्टॉप लॉस के साथ एज अ बीटीएसटी भी देख सकते हैं। अदरवाइज डिक्लाइन अप टू 1950 अगर ये मिलता है तो भी इसमें फ्रेश बाय किया जा सकता है। ओके, मीनवाइल एक बार जरा निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए और अगर टिक बाय टिक में दिखा सकें तो पिछले कुछ मिनटों में 25,000 के लो से फिर अच्छी रिकवरी आई, करीब करीब 70 पॉइंट की। तो ठीक है, क्लोज उस 25,050 के, एटलीस्ट प्रोविजनल क्लोज 25,050 के लेवल के ऊपर हो रही है। खराब नहीं मानी जाएगी क्लोज। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि जो हाई था वहाँ से हम फिसल कर बंद हुए, लेकिन अभी भी इस मार्केट में शायद बहुत लोग ओवरनाइट रिस्क ना लेना चाहते हो, तो वो चीज़ परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल है। मेनवाइल एक बार ऑयल इंडिया, भारत डायनामिक्स, ओएनजीसी और हैल, ये 4 स्टॉक्स दिखाइए जरा। एफएनओ के 4 टॉप लूज़र, और चारों स्टॉक्स पर आज सुबह हमने एक व्यू लिया था कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग करी, क्योंकि यहाँ पर रैली बहुत स्ट्रांग हो चुकी है शेयर और अब ये शायद मूव प्ले आउट हो चुका हो। इसमें बस एक फंडामेंटल डिफरेंस ये रहेगा कि हैल, बीडीएल, इनको आप अपने रेडार पर रखें। थोड़ी और करेक्शन आएगी तब ये फिर वापस बाइंग कैंडिडेट बनेंगे, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि इस साल का आखिरी युद्ध था। ये शायद साल ही ऐसा टर्न आउट हो रहा है जिसमें पता नहीं किस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहेंगी, तो वो ऑर्डर्स वगैरह इनको आते रहेंगे। अच्छा, एक और स्टॉक जो आज करेक्ट हुआ वो था मुथूट फाइनेंस। आई थिंक आज सुबह थोड़ा सा इसको हम डिटेल में डिस्कस करना भूल गए थे, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस जिस तरीके से नीचे आए उसके बाद मुथूट फाइनेंस, ये पूरी की पूरी रैली गोल्ड ड्रिवन थी। तो मुथूट में कविता जी, मुथूट और मनापुरम, आई थिंक दोनों में आपकी भी पसंद रही है इस, और इस रैली को हमने प्ले भी किया अच्छे से बखूबी। इनमें क्या व्यू रहेगा दोनों स्टॉक्स में? मुथूट और मणप्पुरम दोनों ने ही अच्छे चार्ट सेटअप दिखाए थ्रू आउट। अगर हम देखें, मुझे लगता है मणप्पुरम की प्लेसमेंट ज्यादा कंपैरेटिवली अच्छी है, अपने ईएमए के ऊपर प्लेस्ड है। अंटिल काउंटर 250 के लेवल के ऊपर है, तब तक जिनकी पोजीशनिंग है वो बने रह सकते हैं। 285 290 के प्रीवियस हाइक्स की तरफ ये काउंटर बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो मुथूट पे फिलहाल ये राय। और कुछ काउंटर्स जहाँ पे पेन परसिस्ट करता हुआ नजर आया, एक तो डिस्कस कर रहे थे हम सारे डिफेंस स्टॉक, मजगांव डॉक उसमें शामिल, डीमार्ट जिसमें लगातार तेज़ी देखने को मिल रही थी पिछले 2-3 सत्रों से। आज मुनाफा वसूली करीब करीब 2% की यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा आप देखिए फिनिक्स लिमिटेड, फिनिक्स जहाँ पे रियल्टी पैक में ठीक ठाक तेज़ी थी और डिस्कस भी कर रहे थे हम स्टॉक्स, ओबेरॉय रियल्टी जैसे, वापस से वहाँ पे फिनिक्स एक ऐसा काउंटर जो थोड़ा बैकफुट पे आज कामकाज करता हुआ नजर आया 1.5% की गिरावट के साथ। ग्रैन्यूल्स इसमें शामिल है, साथ ही पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में भी आज थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली। कैसा रहा आज का बाजार, अब बिग वॉल पे समझते हैं। ओवर टू यू अनिल सर। बिल्कुल श्रेया, तो आज मार्केट जैसे कहते हैं ना, ग्लास हाफ फुल या ग्लास हाफ एम्प्टी, उस तरीके का बाजार है।
आप कहने को कह सकते हैं कि चलिए मार्केट में 100 पॉइंट की रैली हुई, लेकिन एक समय पर हम 300 पॉइंट भी ऊपर थे, तो थोड़ी कंप्लेन भी होंगे। बैंक निफ्टी ठीक है, 56,500 के ऊपर के करीब ही क्लोज दे रहा है, तो अभी भी मैं इसको कोई ख़राब नहीं मानूंगा। मेरे ख्याल से तो निफ्टी एक तरीके से आप माने तो रेंज को ब्रेकआउट कर चुका है। अब बस कल फॉलो थ्रू मिल जाए, जो मुझे लग रहा है मिलना चाहिए। बाकी अनलेस ओवरनाइट कुछ बहुत ही ख़राब हो जाए अलग बात है। मिड कैप 3/4% ऊपर था, स्मॉल कैप ये भी करीब 3/4% ऊपर था। एडवांस डिक्लाइन देखिए, ये काफ़ी शानदार था। 1800 बढ़ने वाले शेयर, 800 गिरने वाले शेयर थे। तो ये आज का ओवरऑल अगर आप लार्जर इंडेक्स देखें तो उस तरीके का मूव आपको देखने को मिला। चलिए अब जरा सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं एक बार, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सेक्टोरल हीट मैप में क्या रहा जरा मामला देखें तो ये सारे के सारे सेक्टर्स इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। निफ्टी डिफेंस करीब 2.5% नीचे था। कैपिटल मार्केट में हल्की सी रैली थी। पीएसयू बैंक 1.5% ऊपर था। मेटल्स इंडेक्स ये करीब 1% ऊपर था। तो ये कुल मिलाकर आज का सेक्टोरल हीट मैप। अब जरा एक बार निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं, उसके बाद वीरू के पास चलेंगे। निफ्टी का हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये देखिए, ये निफ्टी का हीट मैप। सबसे ऊपर जियो फाइनेंस करीब 0.3% ऊपर। अदानी पोर्ट, श्रीराम फाइनेंस, ग्रासिम, कोटक, टाटा स्टील, इन सब में रैली थी। ओएनजीसी, पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक, ये कुछ और स्टॉक्स थे। ट्रेंट, मारुति, एचसीएल टेक, जहाँ पर आज आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन वीरू कुल मिलाकर कहना होगा कि मार्केट की क्लोज उतनी ख़राब नहीं थी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इससे बेटर हो सकती थी, लेकिन उसका तो फिर कोई अंत ही नहीं है बेसिकली। बिल्कुल, शायद उतनी ख़राब नहीं। हाँ, 25,000 का जो सबसे महत्वपूर्ण लेवल था उसे सिक्योर किया, और बैंक निफ्टी ने 56,500 की ट्रैजेक्टरी को, और निफ्टी आईटी सुबह जो इसने जो गेंस थे वो शायद सरेंडर कर दिए। मेरे ख्याल से निफ्टी आईटी सबसे ऐसी स्टोरी रही जिसने हमें ऊपर टिकने नहीं दिया। बहरहाल 25,000 के साथ सिक्योर करके रखा। तो ये था सेकंड लास्ट डे ऑफ द सीरीज़, जून की सीरीज़। कल गुरुवार और 25 जून यानी इस सीरीज़ की एक्सपायरी के दिन फिर आपसे मुलाकात होगी। लेकिन एक्सपायरी से पहले आपका कोई प्रश्न है तो मार्केट का पंचनामा में जरूर पूछिए। अनुज और श्रेया के साथ कल सुबह आपसे मुलाकात होगी, फिर सारे समीकरण और संकेत लेकर मॉर्निंग कॉल, उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।